फूड क्रॉप, सबसे पहले वो क्रॉप्स जिसको हम खाने के लिए उगाते हैं। तो एक तो हो गए खाने में आपका अनाज, ठीक है, ग्रेन्स जो हैं इसको आप खाने के लिए उगाओगे, जो अनाज है आपका। शुगर केन बच्चों एक ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, यानी कि आपके कि व्हाट वर द इंस्टीट्यूशनल एंड द टेक्निकल रिफॉर्म्स दैट वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट इन द 1980s एंड द 1990s। तो हरियाणा के अंदर चावल को एक कमर्शियल क्रॉप की तरह उगाया जाता है, बिकॉज वहां पे चावल। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस क्लास में। दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज, और आज की इस क्लास में बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारी क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर, जिसका नाम है एग्रीकल्चर। तो बच्चों इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम लोग जानेंगे सबसे पहले तो कि एग्रीकल्चर होता क्या है, कितना हमारे जनसंख्या का वो हिस्सा है जो कि एग्रीकल्चर को एज एन एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है। उसके बाद हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग क्या क्या होती हैं। फिर हम देखेंगे कि हमारे मेजर क्रॉप्स, यानी कि कौन कौन से क्रॉप्स हैं जिनको उगाया जा रहा है एग्रीकल्चर के थ्रू। एंड लास्टली हम लोग समझेंगे कि हमारे एग्रीकल्चर में किस किस रिफॉर्म की जरूरत है, क्या क्या बदलाव को लाने की जरूरत है। तो ये सारी की सारी चीजें हम लोग कवर करने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में, बिकॉज आप सभी को पता है बच्चों की एग्रीकल्चर एक बहुत ही मेजर एक्टिविटी है ऑफ अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। हमारी बहुत सारी जनसंख्या जो है वो एग्रीकल्चर पे अपने लाइवलीहुड के लिए, अपने जीवन यापन के लिए निर्भर है। तो इंडिया एक एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट कंट्री है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करते हैं। 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, 2/3 हमारी जनसंख्या की सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करने में लगी है। इट इज अ प्राइमरी एक्टिविटी, प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम। हम जो ये सारा खाना खा रहे हैं, चावल, रोटी, दाल, सब्जियां, हर चीज बच्चों एग्रीकल्चर से प्रोड्यूस हो रही है। तो मैक्सिमम ऑफ द थिंग्स दैट वी आर कंज्यूमिंग, दैट वी आर ईटिंग, जहां से हम अपने प्रोटीन्स, मिनरल्स, फाइबर, ये सब चीजें डिराइव कर रहे हैं, वो है एग्रीकल्चर। तो हमारे खाने के लिए, हमें खाने के लिए खाना चाहिए, और वो खाने को ये उगा रही है एक्टिविटी, एक प्राइमरी एक्टिविटी है। प्राइमरी एक्टिविटी आप सभी को पता है क्या होती है, जो प्राइमरी सेक्टर में आती है। प्राइमरी सेक्टर में आने का मतलब है कि एक ऐसी एक्टिविटी जो कि नेचर को एक्सप्लॉइट करके परफॉर्म करी जा रही है, प्राकृतिक संसाधनों का, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके करी जा रही है, दैट इज एग्रीकल्चर। एंड बिसाइड्स फूड ग्रेन्स, ये नहीं है कि सिर्फ हम अनाज ही प्रोड्यूस करते हैं, अनाज के अलावा बहुत सारा रॉ मटेरियल जो कि इंडस्ट्री द्वारा यूज करा जाता है, उसको भी एग्रीकल्चर में प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे कि बच्चों रबर हो गया, जूट हो गया, कॉटन हो गया। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जिसको आप एग्रीकल्चर के थ्रू प्रोड्यूस कर रहे हो, लेकिन खा नहीं रहे। कॉटन खाते तो नहीं हो ना, हाँ, तो कॉटन हो गया, जूट हो गया, रबर हो गया, ये सारे वो प्रोडक्ट्स हैं जो एग्रीकल्चर के थ्रू प्रोड्यूस तो हो रहे हैं, बट इन्हें लोग खा नहीं रहे, बल्कि इन्हें इंडस्ट्रीज के लिए एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल करा जाता है। अब हम जरा बात करते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में। खेती बाड़ी एग्रीकल्चर का एक बहुत अहम हिस्सा। और बच्चों जो खेती बाड़ी है वो कौन से टाइप की होती है। देखो मेजरली जब भी मैं फार्मिंग की बात करूं, यहां पर एक और स्लाइड पे मैं लिखती हूं, ठीक है। सो whenever I am talking about फार्मिंग, है ना, फार्मिंग बच्चों हमेशा दो प्रकार की होती है। एक ऐसी खेती होती है जो कि आप करते हो अपनी सबसिस्टेंस के लिए, यानी कि अपने जीवन यापन के लिए, अपने गुजारे के लिए। तो यहां पर प्रॉफिट अर्न करना मोटिव नहीं होता है, यहां पर सिर्फ अपना गुजारा करना मोटिव होता है कि भाई बस इतनी फसल उगा ले जिससे हमारा पेट भर जाए, गुजारा हो जाए, ठीक है। और एक टाइप की फार्मिंग आप करते हो जो कि होती है प्योरली पैसा कमाने के लिए, यानी कि कमर्शियल पर्पस के लिए, जिसको हम लोग कमर्शियल फार्मिंग बोलते हैं। तो फार्मिंग दो टाइप की, सबसिस्टेंस और कमर्शियल। अब सबसिस्टेंस फार्मिंग के अंदर भी दो प्रकार की फार्मिंग आती है। एक आती है सबसिस्टेंस के अंदर हमारी प्रिमिटिव सबसिस्टेंस, और एक आती है हमारी इंटेंसिव सबसिस्टेंस, और कमर्शियल के अंदर आती है हमारी प्लांटेशन फार्म, ठीक है। तो ये इसके टाइप्स हैं, अभी समझाती हूं क्या है सारा टाइप। तो देखो, अब देखो ध्यान से मेरी बात को सुनना। फार्मिंग दो टाइप की है, एक है जो कि आप अपने गुजारे के लिए कर रहे हो, यानी कि सबसिस्टेंस के लिए कर रहे हो, एक है जो कि आप प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हो, यानी कि कमर्शियल पर्पस के लिए कर रहे हो। अब जीवन यापन के लिए भी दो प्रकार की फार्मिंग करी जाती है। एक है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस का मतलब है प्रिमिटिव मतलब पुराना।
पुराने तौर तरीके से जिस फार्मिंग को परफॉर्म करा जाता है, यानी कि जहां पर परिवार की ही मदद ले ली गई, उन्हीं को लेबर बना दिया, ठीक है, छोटे से पीस ऑफ लैंड पे प्रैक्टिस हो रहा है, पुराने टूल्स इक्विपमेंट्स का यूज कर रहे हो आप लोग, आप जो है सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी पर डिपेंडेंट हो, आप बरसात पे डिपेंडेंट हो अपने फील्ड के लिए इरिगेशन करने पर, ठीक है। तो हर नेचुरल चीज पे जब आप डिपेंडेंट है और आप फार्मिंग कर रहे हैं पुराने तौर तरीकों से, पुराने टूल्स इक्विपमेंट से, ज्यादा पैसा नहीं लगा रहे हो, ज्यादा खर्चा नहीं कर रहे हो उस पर, तो वो हो गई आपकी प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। वहीं पर इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग ऐसे एरियाज में प्रैक्टिस होती है जहां पे पॉपुलेशन प्रेशर बहुत ज्यादा है, मतलब छोटी सी जमीन का टुकड़ा है लेकिन उस पर भी बहुत ज्यादा खेती करने का प्रेशर है, बिकॉज पूरे परिवार का पेट भरना है। इस वजह से वहां पर बच्चों थोड़ा बहुत केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, बट प्रिमिटिव में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो बिल्कुल बिल्कुल वो पुराने तरीके से करी जाती है, कोई केमिकल वेमिकल यूज नहीं होता। इंटेंसिव में क्योंकि पॉपुलेशन प्रेशर ज्यादा होता है या तो थोड़े से केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। वहीं पर अब बात आती है कमर्शियल पर्पस के लिए जो फार्मिंग करी जाती है, यानी कि जिसका सोल मोटिव ही ये है कि हमें इस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचकर पैसा कमाना है, ठीक है, फसल को बेच के मार्केट में पैसा कमाना है। उसी का एक प्रकार है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर एक कमर्शियल टाइप की फार्मिंग होती है जहां पर एक सिंगल पीस ऑफ लैंड पर एक सिंगल क्रॉप को उगाया जाता है। एक बहुत बड़ा पीस ऑफ लैंड है, वहां एक सिंगल क्रॉप को उगाया जा रहा है, बाहर से लेबर मंगाई जा रही है, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर उसमें डाले जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन को ऑब्टेन करने की कोशिश करी जा रही है, क्योंकि अगर ज्यादा प्रोडक्टिविटी आएगी तभी तो ज्यादा पैसा आएगा, है कि नहीं, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग। अब जरा हम लोग इनको बहुत ही क्लियरली समझना चालू करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं अपनी पहली सबसिस्टेंस फार्मिंग पर, जो कि है बच्चे प्रिमिटिव सबसिस्टेंस, जिसको मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, तो एक बार जरा बुक के जो पॉइंट्स हैं उन पर भी नजर डाल लेते हैं। प्रिमिटिव मतलब पुराना, सबसिस्टेंस मतलब जीवन यापन के लिए, फार्मिंग मतलब खेती। पुराने तौर तरीके से जीवन यापन के लिए जो खेती करी जाए वो है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। बहुत ही सिंपल है बात। नाउ इट इज प्रैक्टिस्ड, सबसे पहले तो स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड पर करी जाती है, मतलब छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों पर इसको प्रैक्टिस कर लिया जाता है, क्योंकि भाई ज्यादा पैसा नहीं लगाना ना, वही जो छोटी सी घर के पास जमीन है वहीं पे प्रैक्टिस कर लिया। प्रिमिटिव टूल्स यानी कि पुराने जो टूल्स हैं बच्चों खेती करने के लिए, जैसे ये ऐसे हो दाव डिगिंग स्टिक, ऐसे खोदने के लिए, तो इन सबका इस्तेमाल करा जाता है। लेबर भी ये नहीं है कि बाहर से हमने हायर करके बुलाई है, कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं चल रहा है यहाँ पे, तो लेबर भी परिवार के ही जो लोग हैं या तो वही काम कर लेंगे, उस खेत में है ही छोटा सा खेत, या फिर जो आस पड़ोस के लोग हैं वो काम कर लेंगे। तो फैमिली या कम्युनिटी लेबर की मदद ली जाती है, और उसी के साथ मॉनसून, नेचुरल फर्टिलिटी, सूटेबिलिटी ऑफ अदर एनवायरमेंटल कंडीशंस पे ये डिपेंडेंट रहती है। मतलब इरिगेशन के लिए भी कोई बहुत स्पेशल फैसिलिटी नहीं की जा रही है। इरिगेशन कैसे होगी फील्ड की, जब बरसात आएगी, जब इंद्रदेव पानी बरसाएंगे तो खेत को पानी मिल जाएगा, तो मॉनसून पर डिपेंडेंट है। जो नेचुरल फर्टिलिटी है हमारे सॉइल की, यानी कि अगर वो सॉइल फर्टाइल हुआ तो बहुत बढ़िया रूप से खेती हो जाएगी, अगर सॉइल फर्टाइल नहीं हुआ तो फिर क्या करें हम, है ना, कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो नेचुरल फर्टिलिटी और जो बाकी क्लाइमेटिक कंडीशंस है उस पर निर्भर रहती है हमारी प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब बच्चों प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग का ही एक और नाम होता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो कुछ लोग ये जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस करते हैं ना, या फिर जिसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं, इसको एक और नाम से जाना जाता है विच इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। जरा मैं आपको एक्सप्लेन करती हूं कि व्हाट इज दिस। देखो दोनों चीजें, दोनों नाम याद रखना, आपको जो है चीज याद हो जाएगी। शिफ्टिंग कल्टीवेशन या फिर अगर हम बात करें स्लैश एंड बर्न, इट्स द सेम थिंग। तो यहां पर क्या है, सबसे पहले पेड़ होंगे, एक जगह जाएंगे, ठीक है, जहां पे बहुत सारे पेड़ हैं। अब क्या करा जाएगा, इन पेड़ों को काट दिया जाएगा, यानी कि बच्चों इस तरीके से स्लैश, ठीक है, स्लैश एंड, और फिर इसको जला दिया जाएगा और फिर इसमें आग लगा दी जाएगी, ठीक है, आग लगा दी जाएगी। तो सिर्फ रिश्तेदार ही बच्चों आपके जीवन में आग नहीं लगाते हैं, कभी कभी पेड़ों को भी आग लगाई जाती है। पेड़ों को आग इसलिए लगाई जाती है ताकि जो ये पेड़ हैं फिर ये राख में बदल जाए। क्यों राख में इनको बदलना है, ऐश में बदल जाएंगे, ठीक है। फिर जब जो ऐश बनेगी ना, उस ऐश को मिट्टी के साथ मिक्स करा जाएगा। मैम ये कौन सा शौक है, देखो मिट्टी के साथ मिक्स इसलिए करा जा रहा है ताकि जो मिट्टी है वो और भी ज्यादा फर्टाइल हो जाए, वो और भी ज्यादा उपजाऊ हो जाए। वेरी नाइस। अब जब मिट्टी और ज्यादा फर्टाइल हो जाएगी फिर इसी एरिया में खेती करी जाएगी। तो दिस इज स्लैश एंड बर्न, कि सबसे पहले फॉरेस्ट एरिया में गए, पेड़ देखे, उन पेड़ों को काटा, पेड़ों को जलाया, स्लैश करा, फिर बर्न करा, बर्न करने के बाद उसी ऐश को सॉइल के साथ मिक्स करा और
वो हो गई फर्टाइल और फिर वहां खेती करनी चालू कर दी। पर मैम चलो इससे स्लैश एंड बर्न तो समझ में आया, पर इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्यों कहते हैं? तो देखिए बच्चों, अब समझ में आएगा इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्यों कहते हैं। तो आपने इस पीस ऑफ लैंड पे अब जो है खेती कर रहे हो, लेकिन थोड़े टाइम के बाद जब ये फर्टाइल नहीं रहेगा, जब ये उतना उपजाऊ नहीं रहेगा, तो आप क्या करोगे? इसको छोड़ दोगे और एक नए पीस ऑफ लैंड, एक नए जमीन के टुकड़े पर मूव कर जाओगे, शिफ्ट कर जाओगे, बिकॉज दिस इज नॉट फर्टाइल नाउ, इट इज नो लॉन्गर फर्टाइल। कब तक यहाँ खेती करेंगे भाई, फर्टाइल ही नहीं है। तो इसको छोड़ दिया जाएगा कि अपनी फर्टिलिटी रीगेन करे ओवर टाइम, और दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया जाएगा और वहां पर सेम प्रोसीजर, वही स्लैश एंड बर्न वाला दोहराया जाएगा और फिर वहां खेती करी जाएगी, फिर उसको छोड़ा जाएगा, फिर तीसरी जगह पे मूव। तो इस तरीके से इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोला जाता है या फिर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोला जाता है, एंड इट इज अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ फार्मिंग। ओके, ये जो शिफ्टिंग है, दिस अलाउज नेचर टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल थ्रू नेचुरल प्रोसेस। तो आपने जिस जमीन को छोड़ा और दूसरी जमीन पे आप चले गए, तो पुरानी वाली जमीन नेचुरली जो है अपनी फर्टिलिटी को गेन करती रहेगी, एंड टिल द टाइम वो अपनी फर्टिलिटी गेन कर रही है, आप कहीं और मूव करके वहां पर खेती कर रहे हो। ठीक है, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं कर रहे आप। चलो, बहुत अच्छी बात है ये तो। अब जरा बच्चों देख लेते हैं कि इस स्लैश एंड बर्न या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन को भारत के अलग अलग हिस्सों में या वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में किन डिफरेंट नामों से जाना जाता है। तो दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस। ये मत सोचना, बच्चे ये सोचते हैं मैम क्या हमें हर एक नाम याद करना है? नहीं, कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट नाम है उनको आप याद करो, जो मैं आपको अभी बता दूंगी। बाकी आप नामों को 2-3 बारी रीड कर लो, ताकि अगर कल को एमसीक्यू में कुछ पूछ लिया जाए तो आप क्लूलेस ना हो कि अब इसमें हमें क्या करना है, क्या करें ना करें। तो इसलिए रीड जरूर कर लीजिएगा 3 से 4 बारी। ओके, नाउ अलग अलग नामों से अलग अलग कंट्री के हिस्सों में इसको जाना जाता है। जैसे कि यहां पर हम देख पा रहे हैं झुमिंग के नाम से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो जिसपे मैं टिक मार रही हूं ना, मतलब वो तो आप याद कर ही लेना। झुमिंग के नाम से इसको जाना जाता है नॉर्थ ईस्ट में। तो भारत का जो नॉर्थ ईस्टर्न हिस्सा है, जैसे आसाम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, वहां पर इसी फार्मिंग को झुमिंग के नाम से जाना जाता है। उसी के साथ पामलऊ के नाम से मणिपुर में, दीपा के नाम से बस्तर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में और अंडमान निकोबार में। तो पामलऊ मणिपुर में इसको पामलऊ बुलाते हैं और दीपा बुलाते हैं इसको छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट और अंडमान निकोबार में। बहुत अच्छी बात है। उसी के साथ बच्चों इसको बेवाड़ और दहिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेवाड़ और दहिया इसको बुलाया जाता है मध्य प्रदेश में। पोडू पेंडा इसको आंध्र प्रदेश में, पामा दाबी या फिर कोमन और भृंगा इसको ओडिशा में, कुमारी इसको वेस्टर्न घाट्स में, वालरे और वॉल्टर इसको साउथ ईस्टर्न राजस्थान में, खील इसको हिमालयाज में बुलाया जाता है और कुरुवा इसको झारखंड में बुलाया जाता है। तो यहाँ पे अभी तक मैंने 2 ही टिक मार्क मारे, एक झुमिंग और एक बेवाड़ दहिया। ठीक है, बहुत बारी पूछा जाता है इसलिए मैंने टिक मार्क मारा है। ये नहीं है कि बाकी नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी नाम भी इंपॉर्टेंट है, तो रीड कर लेना। उसी के साथ मिल्पा जो है बच्चों, इसको मेक्सिको के अंदर जाना जाता है और सेंट्रल अमेरिका में वेनेजुएला में कोनोको नाम से इसको जाना जाता है। ब्राजील में इसको रोका के नाम से जाना जाता है। मसोल के नाम से इसको जाना जाता है सेंट्रल अफ्रीका में, और लदांग के नाम से, लदांग, ठीक है, लद्दाख नहीं बच्चों, लदांग, लदांग के नाम से इसको जाना जाता है इंडोनेशिया में, और रे के नाम से इसको वियतनाम में जाना जाता है। तो मैंने कुछ 4 नाम ही यहाँ पे टिक मार्क मारे हैं, तो इनको तो लर्न कर ही लीजिएगा और बाकी जो नाम है उनको एक बारी रीड कर लेना। चलो, ओके, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस के बाद लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ फार्मिंग विच इज द इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब बच्चों यहाँ पर हुआ क्या है ना, मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर हुआ क्या है कि जैसे फादर है, ठीक है, एक अंकल है, अंकल की जमीन थी ये। अब अंकल के 4 बेटे थे, तो अंकल की डेथ के बाद ड्यू टू द राइट ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, राइट ऑफ इनहेरिटेंस है तो उनकी जो प्रॉपर्टी है बच्चे इनहेरिट करेंगे। ड्यू टू द राइट ऑफ इनहेरिटेंस, क्योंकि इनके 4 बेटे थे, तो यही जो जमीन का टुकड़ा है ये 4 हिस्सों में उनके बेटों में डिवाइड हो गया। हर बेटे को एक हिस्सा मिल गया। कल को सपोज इसके 2 और बेटे हो गए, ठीक है, अब यही जमीन और 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई और बढ़ गई, फिर उसके 2 बेटे हो गए और बढ़ गई और बढ़ गई और बढ़ गई। तो ऐसे क्या है, एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा ही बटे चला जा रहा है बिकॉज ऑफ द राइट ऑफ इनहेरिटेंस, जिसकी वजह से लोगों के पास जमीन ही नहीं बची है, बहुत ही कम जमीन बची है, जहां पर इंटेंसिव सबसिस्टेंस आती है। ठीक है बच्चों, तो देखो उन एरियाज में प्रैक्टिस करी जाती है जहां पे हाई पॉपुलेशन प्रेशर रहता है। क्यों है ये हाई पॉपुलेशन प्रेशर? ड्यू टू द लिमिटेड लैंड
बहुत लिमिटेड लैंड है और पूरा पूरा परिवार उस लैंड पे निर्भर है, एंड दिस इज ड्यू टू द राइट ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, राइट ऑफ इनहेरिटेंस की वजह से बहुत ही लिमिटेड लैंड लोगों के पास मौजूद है और इसी लिमिटेड लैंड पे उन्हें अपने पूरे परिवार का पेट भरना है। तो हर कोई यही कोशिश करेगा कि हमारे पास जितनी भी जमीन है, चाहे वो चुन्नी सी जमीन हो, बहुत ही छोटी सी जमीन हो, उसी छोटी सी जमीन पे हमें ज्यादा से ज्यादा खेती करनी है, जितनी ज्यादा खेती हो सके उतनी ज्यादा खेती करनी है ना। तो ये एक लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है, मतलब लेबर बहुत ज्यादा यहाँ पे काम करेगी। उसी के साथ हाई डोजेस बायोकेमिकल इनपुट्स के इस्तेमाल करे जाएंगे टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी। आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी उस छोटे से पीस ऑफ लैंड पे ऑब्टेन करनी है, इसलिए आप यहाँ पर थोड़ा बहुत केमिकल्स का इस्तेमाल करोगे कि ज्यादा से ज्यादा खेती आप कर सको, क्योंकि पॉपुलेशन प्रेशर बहुत ज्यादा है, लोगों की निर्भरता उस जमीन पे बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, दिस इज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग फॉर यू। नाउ नेक्स्ट इज कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग मैंने आपको बताया, कमर्शियल फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जो कि सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए करी जाती है। इस वजह से बच्चों यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करी जाएगी। और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कैसे होगी? ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन तभी होगी जब आप ज्यादा से ज्यादा पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, केमिकल, HYV सीड्स, हर चीज को वहां पर झोंक दोगे। और ये वही लोग कर पाएंगे जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो हायर डोजेस मॉडर्न इनपुट्स के जैसे कि HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, हर चीज का इस्तेमाल करा जाता है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी। तो बच्चों यहाँ पे HYV सीड क्या बोलते हैं कि जैसे पहले आप खेती कर रहे थे और आपके क्रॉप पर से वैसे 2 अनाज आ रहे थे, बट जब आप HYV सीड्स का यूज करोगे तो आपके एक ही उस पर क्रॉप पर पहले के मुकाबले ज्यादा सीड्स आने लगेंगे। तो आपकी जो उपज है, जो यील्ड है, वो बढ़ जाएगी इन अ लिमिटेड पीस ऑफ लैंड ऑल्सो। आपकी जो यील्ड है वो बढ़ जाएगी पहले के मुकाबले। तो HYV सीड्स ने ये प्रॉमिस करा था। फर्टिलाइजर्स फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, पेस्टिसाइड्स हैं पेस्ट्स वगैरह को मारने के लिए, पेस्ट अटैक से बचने के लिए, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह, ठीक है, छिड़के जाते हैं क्रॉप्स को बचाने के लिए। तो इन सभी चीजों का इस्तेमाल करा जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी को ऑब्टेन करा जा सके और पैसा कमाया जा सके। ठीक है, हायर प्रोडक्टिविटी क्यों करी जा रही है? टू अर्न मोर प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए यहां पर हायर प्रोडक्टिविटी को करा जा रहा है, हायर प्रोडक्टिविटी को ऑब्टेन करने की कोशिश करी जा रही है। नाउ यहां पर ना एक बहुत ही अच्छी सी बात लिखी है कि द डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। क्या मतलब है इस चीज का? सिंपल सा मतलब है बच्चों इस चीज का कि कहीं पर कोई क्रॉप कमर्शियल क्रॉप होता है और कहीं पर वही क्रॉप एक सबसिस्टेंस क्रॉप होता है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हमारे राइस का, यानी कि पैडी का। पैडी क्रॉप या राइस क्रॉप, कुछ भी बोल लो, 2 नाम है इसके। जैसे आपका घर में नाम होता है मुन्नू, है ना, और बाहर नाम होता है मयंक। ऐसे होता है कि नहीं होता? घर में नाम है मुन्नू और बाहर निकले तो मयंक, एकदम से चेंज ऑफ पर्सनैलिटी। तो बच्चों यहाँ पर राइस के भी 2 नाम है। चावल को राइस तो बुलाते ही हैं, लेकिन उसी के साथ इसको पैडी भी बुलाते हैं। तो निक नेम कोई भी एक मान लो उसका। ठीक है, तो चावल का जो क्रॉप है, अगर हम देखें ओडिशा साइड पे, जहां लोग चावल को बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, तो वहां पर चावल एक सबसिस्टेंस क्रॉप की तरह लोग उगाते हैं, मतलब अपने जीवन यापन के लिए उगाते हैं, क्योंकि खाते बहुत ज्यादा है उसको। बट वहीं पर अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अंदर चावल को एक कमर्शियल क्रॉप की तरह उगाया जाता है, बिकॉज वहां पे चावल मेयरली प्रॉफिट कमाने के लिए उगाया जा रहा है। ठीक है, तो कहीं पर एक क्रॉप एक सबसिस्टेंस क्रॉप है और कहीं पे वही क्रॉप एक कमर्शियल क्रॉप है। यही मतलब था इस चीज का कि डिग्री जो है कमर्शियलाइजेशन की वो वेरी करती है। ओके, नाउ कमर्शियल फार्मिंग का मैंने आपको टाइप बताया था क्या होता है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर मतलब कि जहां पर एक सिंगल क्रॉप को एक बहुत बड़े एरिया में आप उगा देते हो, बहुत बड़ा पीस ऑफ लैंड है, वहां पर आपने एक ही क्रॉप को उगा दिया, दैट इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर। एंड ये भी बच्चों बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, तो दिस इज ऑल्सो बीइंग डन टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। नाउ यहां पर कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स का इस्तेमाल करा जाएगा, मतलब कि बहुत पैसा लगाया जाएगा, क्योंकि पैसा कमाना है, पैसा कमाने के लिए पैसा लगाना भी पड़ता है। माइग्रेंट लेबरर को बुलाया जाएगा। अब यहां पे फैमिली या कम्युनिटी लेबर से काम नहीं चलेगा, यहां पर लार्ज स्केल प्रोडक्शन करनी है।
लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने के लिए आपको चीप, स्किल्ड एंड बहुत सारी लेबर चाहिए, सस्ते में भी चाहिए, स्किल्ड लेबर भी चाहिए और बहुत अबंडेंट ऑफ लेबर भी आपको चाहिए। तो क्या होता है, बाहर से लेबर को बुलाया जाता है। जैसे आसाम वगैरह में जब चाय की प्लांटेशन होती है तो उसके अंदर बिहार से, यूपी से बहुत सारी लेबर को बुलाया जाता है, काम पे रखा जाता है। तो बाहर से लेबर आके काम करती है इन प्लांटेशंस के अंदर। ऑल द प्रोड्यूस यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन द रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री। और जो भी आप खेती कर रहे हो, ठीक है, चाहे आपने चाय उगाई, चाहे केला उगाया, चाहे कॉफी उगाई, तो हर चीज को एक तरीके से एक रॉ मटेरियल की तरह रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज में यूज करा जाएगा। जैसे चाय, टी लीव्स को चाय पत्ती बनाने के लिए यूज करा जाएगा, ठीक है। टी आसाम में, नॉर्थ बंगाल में, कॉफी इन कर्नाटका। तो टी जो है आसाम और नॉर्थ बंगाल में उगाई जाती है एज अ प्लांटेशन क्रॉप, एंड कॉफी जो है वो कर्नाटका में उगाई जाती है एज अ प्लांटेशन क्रॉप। अ वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नीडेड। साथ ही में बच्चों ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन की भी काफी ज्यादा जरूरत है यहाँ पर, ताकि आपके जो भी क्रॉप्स है उनको इजिली इंडस्ट्रीज तक पहुंचाया जा सके और उनकी प्रोसेसिंग जो है वो फटाफट कराई जा सके, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन का नेटवर्क भी रिक्वायर्ड है। तो ये तो हो गई हमारी टाइप्स ऑफ फार्मिंग, जो कि आई थिंक काफी ज्यादा आसान थी। अब हम आ गए हैं नेक्स्ट चीज को समझने, विच इज द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। यहां तक बात सभी को क्लियर है? आई थिंक क्लियर होनी चाहिए बच्चे। अब हम बात करने वाले हैं क्रॉपिंग पैटर्न की। क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, जैसे अगर मैं बात करूं, हम एक साल में देखते हैं कि बहुत सारे सीजन आते हैं। कभी विंटर सीजन है, कभी समर सीजन है, कभी स्प्रिंग है, कभी ऑटम है, बट ये तो वैसे सीजन हो गए। लेकिन जब खेती करने की बात आती है तो उस खेती को करने के भी सीजन होते हैं। हर क्रॉप हर टाइम नहीं उग सकता। कोई क्रॉप तब उगेगा जब ठंड होती है, कोई क्रॉप तब उगेगा जब बहुत बारिश होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हर क्रॉप को एक अलग क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए उगने के लिए, और उसी हिसाब से हमने जो है 3 सीजन्स को डिवाइड करा है, जिसको हम क्रॉपिंग सीजन्स भी बोलते हैं, खारिफ, राबी एंड जैद, ठीक है। सो दीज आर द 3 क्रॉपिंग सीजन्स जिसमें आप खेती करते हो, ठीक है। नाउ खारिफ सीजन की अगर मैं सबसे पहले इस टेबल से आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। खारिफ सीजन की अगर मैं बात करूं तो खारिफ सीजन में बीज जो है उस फसल के आप कब बोते हो, बीज आप बोओगे इन जून एंड जुलाई। यानी कि बच्चों ये वो सीजन है जिसको बारिश, मतलब जिसके क्रॉप्स को बारिश की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो जब मॉनसून चालू होता है जून जुलाई में, तब इसके सीड्स को सो करा जाएगा, ठीक है। और हार्वेस्ट कब होगा, यानी कि फसल पूरी तरीके से पक जाएगी, फिर कटेगी कब? फसल कटने का टाइम आता है सितंबर अक्टूबर में, ओके। और फिर उसी के बाद शुरू हो जाता है हमारा राबी सीजन। फिर राबी सीजन के क्रॉप्स जो हैं ठंड आते ही अक्टूबर नवंबर में राबी सीजन के क्रॉप्स को सो करा जाएगा, और फिर हार्वेस्ट होगा इनका मार्च अप्रैल में। जब गर्मी आ जाएगी मार्च अप्रैल में, तब जो है ये क्रॉप्स फुल्ली पक जाएंगे और फिर इनको काट दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया राबी सीजन। तो याद रखो ये एक ऑर्डर में है, मॉनसून के साथ में खारिफ सीजन चालू हो रहा है, विंटर के पहले ही खारिफ सीजन खत्म हो रहा है, और फिर विंटर के आने से ही राबी सीजन चालू हो रहा है और समर तक वो चल रहा है। फिर मार्च अप्रैल के बाद, मार्च अप्रैल से लेकर मई जून तक का जो टाइम पीरियड बचा, जब तक खारिफ फिर से चालू नहीं होता है, तो इस बीच के टाइम पीरियड में आ जाता है आपका जैद सीजन, ठीक है। तो इस तरीके से पूरे आपको साल में पता होना चाहिए कि मॉनसून से चालू हो रहा है अक्टूबर तक, फिर अक्टूबर से चालू हो रहा है राबी, फिर वो जा रहा है मार्च अप्रैल तक, फिर मार्च अप्रैल से मई जून तक आ रहा है जैद। तो ये पूरी साइकिल में ऐसे ही ये क्रॉपिंग सीजन चलते रहते हैं। नाउ खारिफ सीजन में कौन कौन से क्रॉप्स को उगाया जाता है, तो उसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन। ये सारे जो क्रॉप्स हैं बच्चों, यानी कि हमारा चावल है, हमारा भुट्टा है, मेज क्या होता है भुट्टा, ज्वार है, बाजरा है, तूर की दाल अरहर की, मूंग की दाल, उड़द की दाल जो आपको बहुत ज्यादा आपकी फेवरेट है ना, सरकाज़म में बोल रही हूँ, मेरे को पता है नहीं पसंद आप लोगों को दालें। कॉटन है, जूट है, ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली हो गई, सोयाबीन हो गया। तो ये सारे क्रॉप्स हमारे खारिफ सीजन में उगाए जाते हैं। उसी के साथ राबी सीजन की बात करें तो आपका गेहूं, बार्ली, पीस, मटर जो है, ग्राम यानी कि छोले, मस्टर्ड यानी कि सरसों, तो ये सारे क्रॉप्स आपके राबी सीजन में उगते हैं। और जैद सीजन जो कि आया ही एकदम हॉलीडे टाइम पे है, समर हॉलीडे टाइम पे, तो वहां पे फिर वैसे वाले क्रॉप्स उगते हैं। जैसे गर्मियों की छुट्टियों में सुबह सुबह उठ के वाटरमेलन खाते हो ना, तो वही वाटरमेलन, मस्क मेलन, क्यूकम्बर, खीरा हो गया आपका, वेजिटेबल्स हो गई, फॉडर क्रॉप्स यानी कि जो चारा चरवाने के काम आते हैं, शुगर केन यानी कि गन्ना, तो ये सारे बढ़िया बढ़िया से क्रॉप्स आपके जैद सीजन में उगाए जाते हैं। ओके, नाउ
इरिगेशन कैसे मिलती है, यानी कि पानी कैसे मिलता है इन क्रॉप्स को। तो यार देखो, खारिफ सीजन में तो सॉर्टेड है, इतनी सारी बारिश आ रही है, तो रेनफॉल इज द सोर्स ऑफ इरिगेशन फॉर दीज क्रॉप्स। बारिश ही आ रही है ना उस टाइम पे, तो इजीली मिल गया पानी। अब राबी सीजन जब ठंड पड़ती है तब कहाँ से आएगा पानी। तो यार आपको अगर याद हो, हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि ठंड के महीनों के दौरान वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन जो होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी जेट स्ट्रीम जो लेकर आती है, कहीं ना कहीं वो थोड़ी बारिश कराते हैं ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स। तो वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स जो थोड़ी बहुत रेनफॉल कराते हैं ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, उनके थ्रू पानी मिलता है राबी क्रॉप्स को, एंड उसी के साथ कैनाल इरिगेशन जो है उसके थ्रू पानी मिलता है। वहीं पे ज़ैद सीजन में, अब ज़ैद सीजन के अंदर पानी कैसे आएगा, तो यहाँ पर आपका प्राइवेट सोर्स ऑफ इरिगेशन जो है उसके थ्रू ही आपको पानी लाना पड़ेगा। जैसे कि लेक्स के थ्रू आप पानी ला रहे हो, कुआं है उसके थ्रू, या फिर जो है आपके ट्यूबवेल्स, उसके थ्रू पानी जो है क्रॉप्स को आपको देना पड़ेगा। मतलब अपना खुद का जो सोर्स है इरिगेशन का, उसके थ्रू मैनेज करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो ये थे बच्चों क्रॉपिंग सीजन्स। आई थिंक आपको ये जो टेबल है इसके थ्रू सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट चलते हैं और बात करते हैं थोड़ी सी और। क्या बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? हम लोग बात कर रहे हैं थोड़े से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की। शुगर केन जो होती है, जो गन्ना होता है, जो आपको इस पिक्चर में दिख भी रहा है, इट ऑलमोस्ट टेक्स अ ईयर टू ग्रो। एक पूरा साल लग जाता है गन्ने की फसल को पकने में, पूरा साल। वाह, अमेजिंग। उसी के साथ इन स्टेट्स लाइक आसाम, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, थ्री क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन इन अ ईयर, जिसको औस, अमन और बोरो बोला जाता है। ठीक है, तो ये बच्चों जो स्टेट्स है जहां पे चावल लोग बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, बंगाल, आसाम, ओडिशा, है ना, तो इन सभी स्टेट्स में एक साल में 3 चावल के क्रॉप्स को उगाया जाता है, 3 बारी। पहले वाला औस, फिर अमन, फिर बोरो, क्योंकि लोग चावल इतना ज्यादा खाते हैं वहां पे, इसलिए 3 बारी उगा देते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। आगे आते हैं और अब हम आ गए हैं अपने मेजर क्रॉप्स की बात करने के लिए। अब बच्चों एक एक क्रॉप को लेंगे और एक एक क्रॉप को समझेंगे, कौन सा क्रॉप क्या है, खारिफ है, राबी है, ज़ैद क्रॉप है, कितनी रेनफॉल उस क्रॉप को चाहिए, ठीक है, कैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस में वो क्रॉप उग जाता है, कौन से स्टेट्स में वो क्रॉप उगता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। ऐसा लग रहा है कि वो मैं टीवी न्यूज़ की रिपोर्टर हूँ। बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। आज की खबर ये बताएंगे, वो बताएंगे। तो देखो बच्चों, फूड क्रॉप, सबसे पहले वो क्रॉप्स जिसको हम खाने के लिए उगाते हैं। तो एक तो हो गए खाने में आपका अनाज, ठीक है, ग्रेन्स जो हैं इसको आप खाने के लिए उगाओगे। जो अनाज है आपका, चाहे चावल है, चाहे गेहूं है, तो ये सारे आपके ग्रेन्स आएंगे। अदर देन ग्रेन्स भी बहुत से क्रॉप्स आएंगे, जैसे ऑयल सीड्स हो गए आपका टी कॉफी हो गया। तो ये सारे अदर देन ग्रेन्स भी बहुत से क्रॉप्स हैं जिनको उगाया जाता है। फिर आपके आएंगे नॉन फूड क्रॉप्स, यानी कि ऐसे क्रॉप्स जिनको खाया नहीं जाता है बट उगाया जाता है, जैसे रबर है, कॉटन है, जूट है। तो ये बहुत से नॉन फूड क्रॉप्स हैं जिनको हमारे देश में उगाया जाता है। हर जो क्रॉप है सॉइल पे डिपेंड करता है, कौन से सॉइल पे उगेगा, किस क्लाइमेट में उगेगा, किस एनवायरमेंटल कंडीशन में उगेगा, तो इट वेरीज। सबसे पहले, नो गेसेस, फर्स्ट मेजर क्रॉप विच इज एक्चुअली वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इज राइस। और ये देखो, मैंने इसके लिए ना एक शॉर्ट फॉर्म भी बना रखा है जो मैं बच्चों को बताती हूँ कि इसको लर्न कैसे करना है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या 100 से पहले नहीं कार ड्राइव? क्या 100 से पहले नहीं कार ड्राइव? याद रख लेना इसको, इससे पूरा राइस तुमको याद हो जाएगा। अब कैसे, पहले समझ लेते हैं फिर शॉर्ट फॉर्म पे जाएंगे। ओके, राइस क्रॉप की अगर बात करें तो बच्चों राइस क्रॉप को चाहिए होता है एक हाई टेम्परेचर, यानी कि बहुत ज्यादा गर्मी। उसी के साथ इसको चाहिए हाई ह्यूमिडिटी, यानी कि थोड़ा बहुत मॉइस्चर भी चाहिए, गर्मी भी चाहिए। वेरी वेरी गुड। एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर से ज्यादा एक साल में बारिश भी होनी चाहिए। 100 सेंटीमीटर ये सब क्या होता है मैम? देखो, जैसे हम किसी भी पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं, तो सपोज वो एरिया अगर एक पूल है, ठीक है, अगर एक पूल है तो उस पूल के अंदर पूरे साल अगर बारिश हो रही है, उस पूल में सपोज 100 सेंटीमीटर जितना पानी भर रहा है, तो वो हो गई 100 सेंटीमीटर जितनी बारिश। और उससे ज्यादा पानी भर रहा है तो उससे ऊपर 200 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये सेंटीमीटर वेंटीमीटर लिखते हो कि कोई एरिया सपोज एक पूल है, ठीक है। सपोज मैं अभी एक रूम में खड़ी हूँ और मैं बोल रही हूँ कि इस एरिया के अंदर आई नीड 200 मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेन। मतलब अगर पूरे साल बारिश हो रही है तो 200 सेंटीमीटर से ऊपर पानी इकट्ठा हो रहा है कि नहीं हो रहा इधर,
दैट मीन्स अब ऑब्वियसली कोई पूल तो है नहीं, कोई स्टेट है ना, तो बस मतलब वो वाली चीज होती है, उसको मेजर करने का होता है कि अकाउंट कर रहे हैं कि इतनी इतनी बारिश हो रही है कि नहीं। समझाने के लिए बता रही हूँ कि पूल हो गई वो जगह, पूल है तो भरता जा रहा है पानी, उतना है कि नहीं है, ठीक है। 100 सेंटीमीटर से ज्यादा बरसात चाहिए, हॉट क्लाइमेट, ह्यूमिडिटी, वेरी वेरी गुड। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया है चावल का इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद हम लोग क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। क्यों नहीं है हम फर्स्ट पे, दुख है इस बात का, क्योंकि बहुत से अभी क्रॉप्स आप देखोगे हर जगह चाइना ने ही बाजी मारी हुई है, हम दूसरे नंबर पे आ रहे हैं। इट इज ग्रोन, अब बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन से मेजर राइस ग्रोइंग एरियाज हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरियाज एंड डेल्टाइक रीजन्स, ये 4 जगहें जो है इनका नाम याद रखना है। नॉर्दर्न प्लेन्स वाला जो पूरी आपकी बेल्ट है बच्चों, पंजाब हरियाणा वाली, ठीक है, यूपी वाली, तो दैट इज द नॉर्दर्न प्लेन एरिया। उसके बाद आपका नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के अंदर तो लोग चावल बहुत खाते ही हैं, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया। साथ ही में क्योंकि चावल को पानी बहुत चाहिए तो कोस्टल एरियाज और डेल्टा रीजन्स, तो आपके समुद्री तट के पास जो किनारे हैं कोस्टल एरियाज, और जो डेल्टाइक रीजन्स है जहां एक नदी जो है समुद्र से मिल रही है, तो वो जो डेल्टा रीजन है वहां पर भी चावल को बहुत ज्यादा उगाया जाता है। तो 4 मेजर राइस ग्रोइंग रीजन्स। साथ ही में development of dense network of canal irrigation tube wells possible to grow rice in areas of less rainfall which is Punjab, Haryana, Western UP and parts of Rajasthan। तो यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि ऐसे एरियाज जहां शायद इतनी ज्यादा बारिश ना होती हो, वहां पर भी अगर आप बढ़िया एक नेटवर्क इरिगेशन का बना लोगे, कैनाल इरिगेशन का, तो उन लेस रेनफॉल वाले रीजन्स में भी आप चावल को आसानी से उगा सकते हो। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, चावल इतना चूजी नहीं है, उसको बस बारिश चाहिए, ठीक है, तो नहीं है अगर बारिश तो वहां पर इरिगेशन ले आओ। जैसे पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी वगैरह में, राजस्थान के हिस्सों में, यहाँ पर भी चावल उग जाएगा, बस इरिगेशन की फैसिलिटी की कमी है, ले आओ उग जाएगा। ओके, नाउ हाउ टू लर्न दिस। देखो बच्चों, सबसे पहले तो क्या 100, ठीक है, 2 चीजें यहाँ पे याद हो गई हैं आपको। क्या मतलब के से मतलब खारिफ क्रॉप है चावल, 100 मतलब इसको 100 सेंटीमीटर से ऊपर रेनफॉल चाहिए, ठीक है। उसके बाद से का मतलब है इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, ठीक है। पहले नहीं कार्ड ड्राइव का मतलब है, पहले मतलब पी मतलब प्लेन्स ऑफ नॉर्थ, ठीक है, नहीं मतलब आपका नॉर्थ ईस्ट, सी मतलब कोस्टल रीजन, डी मतलब डेल्टा रीजन। तो ये 4 मेजर रीजन्स भी हो गए जहां पर चावल को उगाया जाता है। तो ये देखो कितना बढ़िया शॉर्ट फॉर्म है। क्या 100 से पहले नहीं काट रहे मतलब खारिफ क्रॉप, 100 सेंटीमीटर से ऊपर रेनफॉल, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस है इंडिया, प्लेन्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, कोस्टल रीजन, डेल्टा रीजन। वाओ, सो इजी, वाओ, अमेजिंग है कि नहीं। ठीक है बच्चा पार्टी, तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं आगे चलकर कि नेक्स्ट क्रॉप आया है वीट। वीट क्रॉप आ गया है बच्चों, और वीट जो है एक है राबी क्रॉप। राबी क्रॉप के बाद अगर हम देखें, इसको एक कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए होता है, ब्राइट सनशाइन चाहिए होती है। जाहिर सी बात है भाई, वीट यानी कि आपका जो गेहूं है, दूसरे नंबर पर आपका ग्रेन आ गया है, और क्योंकि ये ग्रेन है बच्चों, तो इसको जो है ये प्लस ये राबी क्रॉप है, मतलब ये ठंड में उगाया जाता है, ठंड में उग रहा है तो ऑब्वियसली कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए इसको। अगर आपको ये याद रहा कि एक राबी क्रॉप है, तो दैट ऑटोमेटिकली मीन्स कि इट नीड्स अ कूल ग्रोइंग सीजन। इसको उगने के लिए एक ठंडा मौसम चाहिए, ब्राइट सनशाइन चाहिए एट द टाइम ऑफ राइपिंग। तो ऑब्वियस सी बात है, राबी क्रॉप जब तक पूरे पक जाते हैं तो उस टाइम तक तो गर्मी आ ही जाती है, तो जब पक रहे हैं तो उस टाइम पे ब्राइट सनशाइन चाहिए। वेरी वेरी गुड, इजी पॉइंट। 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल, 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्रोइंग सीजन। तो पूरा जब तक वो उग रही है उस टाइम इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये नहीं कि एक ही बारी बरसात हो जाए, पूरे टाइम थोड़ी थोड़ी होती रहे। अब बच्चों इसका देखो मेन वीट ग्रोइंग रीजन कौन सा है। गंगा सतलुज प्लेन इन द नॉर्थ वेस्ट, ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन। गंगा सतलुज का जो पूरा प्लेन एरिया है जहां गंगा और सतलुज रिवर्स ड्रेन कर रहे हैं, वो वाला एरिया एक मेन वीट ग्रोइंग रीजन है। और साथ ही में हमारा जो ब्लैक सॉइल क्षेत्र है डेक्कन रीजन का, डेक्कन रीजन जानते हो आप लोग, ये वाला अपना डेक्कन रीजन का जो ये ब्लैक सॉइल रीजन है, महाराष्ट्र सौराष्ट्र ये वाला पार्ट कवर करते हुए, तो दिस डेक्कन रीजन इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर वीट ग्रोइंग रीजन।
ठीक है। It is the second most important cereal crop and main food crop in the north and northwestern part of India. खुशी की बात यह है कि चलो चावल होगा, हमारे नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है, आसाम है, ऊपर से बंगाल है, जो ईस्टर्न साइड है आपके, उड़ीसा है, यहाँ पर चावल बहुत मेन क्रॉप होगा, वहाँ के लोग ज्यादातर चावल खाते हैं। बट अगर हम नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें, अगर हम राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इन सब जगहों की बात करें, तो यहाँ पर लोग व्हीट ज्यादा कंज्यूम करते हैं रादर देन राइस, राइट। तो वो वाली चीज है कि वहां की स्टेपल डाइट में चावल आता है और यहाँ की स्टेपल डाइट में व्हीट आता है, विच इज एक्चुअली बच्चों जो हमें एक तरीके से, चलो क्रॉप्स तो बता ही रहा है, बट ये भी बता रहा है कि भारत के अंदर डाइवर्सिटी कितनी है, लोगों के खाने में भी कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, वो क्या कंज्यूम करते हैं उसमें भी देयर इज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी दैट इज प्रेजेंट। ओके, चलिए, तो यार ये देखो, इसको अब आप कैसे लर्न करोगे? रेट 50 to 75 रुपीज, रेट रुपीज 50 to 75, ग्रेट बात। शॉर्ट फॉर्म बना दिया भाई, शॉर्ट फॉर्म बना दिया है बच्चों कि रेट 50 to 75 ग्रेट बात, ठीक है, ग्रेट बात। तो आप जा रहे हो दुकानदार के पास और सपोज वीट वो बता रहे हैं कि 50 से 75 केजी की, आपको बोल रहे हो वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट, ठीक है, ऐसे ही लर्न कर लो यार, वेरी वेरी इजी। तो इससे क्या क्या लर्न हुआ हमको कि क्या शॉर्ट फॉर्म बनाया मैम ने, ऑन द स्पॉट शॉर्ट फॉर्म। ओह माय गॉड, देखो बच्चों, तो वीट एक राबी क्रॉप है, वीट को 50 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल की चाहिए होती है, उसी के साथ गंगा सतलुज प्लेन वीट ग्रोइंग रीजन, मेन वीट ग्रोइंग रीजन, एंड हमारा ब्लैक सॉइल वाला डेक्कन ट्रैप वाला रीजन, ठीक है, ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन। तो ये सारा आपको लर्न हो जाएगा, 4 पॉइंट्स जो सबसे मेन पॉइंट्स है वीट के, वो आपको इस शॉर्ट फॉर्म से लर्न हो जाएंगे। क्या बात है, ग्रेट बात, ग्रेट बात, ये कौन सी हिंदी है, ग्रेट बात, वेरी नाइस। चलो अब बच्चों नेक्स्ट है हमारे फूड क्रॉप्स में, मेन फूड क्रॉप्स में अगर बात करी जाए तो मिलेट्स, यानी कि हमारा मोटा मोटा अनाज, जो कि आजकल के टाइम में काफी ज्यादा पॉपुलराइज हो गया है, बिकॉज जो लोग डाइटिंग करते हैं, जो लोग हेल्दी खाने पे फोकस कर रहे हैं, उन्हें पता चला है कि जो मिलेट्स है उनका न्यूट्रिशनल वैल्यू काफी ज्यादा होता है और उसमें ना मोटापा इतना नहीं होता, मतलब अगर आप खाओगे तो कैलोरीज इतनी ज्यादा नहीं होती हैं और न्यूट्रिशन वो हमें बहुत ज्यादा प्रोवाइड करते हैं। तो कौन कौन सी मिलेट्स? ज्वार, बाजरा, रागी, ये बहुत इंपॉर्टेंट मिलेट्स हैं। कोर्स ग्रेन्स है बच्चों, ये बहुत मोटा मोटा खुरदुरा सा अनाज होता है और इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू काफी ज्यादा होती है। वेरी गुड। नेक्स्ट हमारा मेन फूड क्रॉप आता है मेज, विच इज नॉट अ मेज एंड दैट इज द क्रेज। बच्चों मेज यानी कि हमारा भुट्टा। अब भुट्टे की अगर बात करें, यहां पर भी शॉर्ट फॉर्म बनाए क्या? देखो सब में नहीं बनाऊंगी, मेजर वाले में बना दूंगी, बाकी तुम लोग अपने खुद के शॉर्ट फॉर्म बनाओ। आई वॉन्ट टू नो, आप लोग शॉर्ट फॉर्म बनाओ। और पता है मैं आपको क्या चैलेंज देती हूँ, आप लोग बढ़िया बढ़िया से शॉर्ट फॉर्म बनाइए और ये शॉर्ट फॉर्म बना बना कर ना उसका एक्सप्लेनेशन पहले शॉर्ट फॉर्म बनाओ, फिर एक्सप्लेनेशन लिखो और वो ना कमेंट में लिख दो। ऐसे बच्चों आप लोग अपने एक शॉर्ट फॉर्म से कितने ज्यादा बच्चों की हेल्प करेंगे, आप भी सोचिए। ठीक है, तो बनाइए, नहीं तो मैं खुद ट्रिक्स लेकर आऊंगी अगर आप नहीं बना पाओगे तो आप बनाओ, लेकिन थोड़े थोड़े शॉर्ट फॉर्म्स बनाओ यार, कितना सिंपल होता है। जैसे अभी अभी बना दूंगी ऑन द स्पॉट। मेज जो है एक क्रॉप है जो कि एक फूड और फॉडर क्रॉप दोनों की तरह इस्तेमाल करा जाता है। फूड एंड फॉडर क्रॉप दोनों की तरह इस्तेमाल करा जाता है, यानी कि खाने के लिए भी लोग यूज करते हैं और चारा चरवाने के लिए भी लोग यूज करते हैं। खारिफ क्रॉप है, खारिफ क्रॉप है, इट रिक्वायर्स टेम्परेचर बिटवीन 21 to 27 डिग्री सेल्सियस, 21 से 27 डिग्री का इसको टेम्परेचर चाहिए होता है और ये ओल्ड एलुवियल सॉइल में उगता है। ठीक है, 21 से 27 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए होता है और ये ओल्ड एलुवियल सॉइल में उगता है। उसी के साथ बिहार में मेज जो है राबी सीजन में उगा देते हैं। बच्चों क्या ही बात है भुट्टा एक खारिफ क्रॉप है लेकिन बिहार के अंदर इसको राबी सीजन में उगा देते हैं। वाह, कमाल है, बिहार के लोग ही कमाल है। यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट सच एज HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन हैव कंट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ मेज। तो जब आपने मॉडर्न इनपुट्स, HYV सीड्स, फर्टिलाइजर वगैरह इन सब चीजों का इस्तेमाल करना चालू करा तो उससे मेज प्रोडक्शन बढ़ी ही है। मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं कर्नाटक, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, देखो अब इसका बनाते हैं।
ये तो देखो, ये तो शॉर्ट फॉर्म क्या है, तो बहुत इजीली ऐसे ही बन गया। क्या 21 से 27 डिग्री ओल्ड बिहार, मतलब कि के मतलब ये खारिफ क्रॉप है, 21 से 27 डिग्री का इसको टेम्परेचर चाहिए होता है, ओल्ड एलुवियल सॉइल में उगाया जाता है, और बिहार के अंदर ये एक राबी क्रॉप है। ठीक है बच्चों, तो क्या 21 से 27 डिग्री ओल्ड बिहार, इससे आपको पूरा जो है मेज यहां पर लर्न हो जाएगा। क्या कमाल, मजा आ गया। चलो आ जाओ, नेक्स्ट है हमारे पल्सेस। और बच्चों अब मैं कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बताऊंगी, अब आप लोग पल्सेस से जितने भी है ना क्रॉप्स, उनकी शॉर्ट ट्रिक्स आप मुझे लिखकर एक दो की बताना, ठीक है, एक दो जिसकी बन जाए उसकी जरूर बताइएगा। पल्सेस यानी कि दालें, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। कोई इसमें शौक वाली बात ही नहीं है जब दालों की बात आती है, क्योंकि बच्चों इंडिया के अंदर इतने सारे, पहली बात तो इतने सारे लोग हैं, और उसमें से बहुत सारे लोग वेजिटेरियन हैं। वेजिटेरियन क्या खाएगा, वेजिटेरियन दालें खाएगा। तो वेजिटेरियन इंसान क्योंकि दालें बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है, बिकॉज इट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन इन अ वेजिटेरियन डाइट, दैट इज वाई दालें इंडिया में सबसे ज्यादा उगाई भी जाती हैं और लोग खाते भी हैं। उगाई भी जाती हैं, खा भी रहे हैं लोग। मेजर पल्सेस जो इंडिया में उगाए जाते हैं वो है अरहर की दाल, उड़द की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, हमारे पीस और ग्राम, यानी कि बच्चों जो छोले होते हैं और जो मटर होते हैं वो भी दालें ही होती हैं, सॉर्ट ऑफ, आपको पता नहीं है बट होती हैं। ठीक है, तो देखो दालों के बीच में मैं तो डिफरेंशिएट इतना नहीं कर पाती, आप लोग पता नहीं कर पाते हो कि नहीं। मेरे को तो सारी वो पीली दाल और ऐसे काली दाल ऐसे ही बोलती हूँ मैं, मेरे को नहीं पता उनका लिटरल नाम क्या है। पल्सेस जो है उनको मॉइस्चर बहुत कम चाहिए होता है, साथ ही में वो ड्राई कंडीशन, सूखे इलाकों में भी पल्सेस उग जाती हैं, बिल्कुल डिमांडिंग ही नहीं है बच्चों। Being leguminous crops, all of these crops except arhar help in restoring the soil fertility by fixing nitrogen from the soil. This is actually the most important point from pulses. क्या है मैम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट? बच्चों क्या होता है, जहां पर भी आप दाल को उगाते हो तो दाल ना एक काम करती है, दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। मतलब कि जहां पर भी दाल के क्रॉप को आप उगाओगे, वो दाल का क्रॉप क्या करेगा, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको लेगा और उसको सॉइल में फिक्स कर देगा, जिसकी वजह से वो जो सॉइल है जहां पर भी दालें उगेंगी वो सॉइल को और भी ज्यादा फर्टाइल बना देगा। तो खुद सोचो यार, दालें कितनी बढ़िया चीज है, एक तो इतना अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन, ऊपर से बेचारी ड्राई कंडीशंस में भी उग रही हैं, ऊपर से जहां उग रही है वहां पे सॉइल को भी फर्टाइल बना रही हैं, कमाल है। ठीक है, तो सॉइल फर्टिलिटी को रिस्टोर करती हैं बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन, और इसी चीज को ना लेग्यूमिनस बोला जाता है, मतलब जो भी क्रॉप नाइट्रोजन फिक्सेशन करे उसको लेग्यूमिनस बोला जाता है, इसलिए दालें लेग्यूमिनस होती हैं। बट एक्सेप्ट एक दाल ऐसी है जो ये काम नहीं करती, दैट इज अरहर की दाल। अरहर की दाल नाइट्रोजन फिक्स नहीं करती, अरहर की दाल अपनी अलग है, वो नहीं करती है सब, लेकिन बाकी सारी दालें नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं। इस वजह से बच्चों मैक्सिमम ये जो दालें हैं इनको रोटेशन में दूसरे क्रॉप्स के साथ उगाया जाता है। तो लोग क्या करते हैं, जो खेती करते हैं वो एक क्रॉप सपोज उगा रहे हैं और उसी के साथ फिर रोटेशन में कि वो क्रॉप उगाया, उसकी फसल जब हो गई तो फिर दाल उगा दी थोड़े टाइम के लिए ताकि सॉइल फर्टिलिटी आ जाए, फिर दालों को हटाया, फिर दूसरा कोई क्रॉप उगा दिया। तो रोटेशन में एक के बाद एक दालों को उगाते रहते हैं वो, ताकि सॉइल की फर्टिलिटी को रिस्टोर कर सकें। मेजर पल्सेस जो इंडिया में प्रोड्यूस करते हैं स्टेट्स वो है एमपी, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ठीक है, 2-3 का नाम याद रख लेना जो मेजर स्टेट्स हैं, बस उतना काफी है। चलो जी, नेक्स्ट आ गए हैं बच्चों हम लोग शुगर केन पर। तो यहां पर ना ये सब 1 2 3 4 5 ये हमारे थे मेजर क्रॉप्स। मेजर क्रॉप्स यानी कि सारे ग्रेन्स थे बच्चों, ये सारा अनाज था। अब हम आ गए हैं फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, अनाज के अलावा जो फूड क्रॉप्स हैं उस पर हम लोग आ गए हैं। फटाफट से चलते हैं हमारी शुगर केन को देखने, हमारी ऑयल सीड्स को देखने। तो ये देखो यहां पर, ओके, फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, यानी कि बच्चों जो फूड क्रॉप्स तो हैं बट वो अनाज नहीं है। ठीक है जी, चलिए सबसे पहले आ गया है यहां पर शुगर केन यानी कि गन्ना, गन्ने का खेत। क्यों देखूं मैं गन्ने का खेत, क्या है गन्ने के खेत में? तो ये एक मूवी का डायलॉग है, हाँ किसी को अगर याद आई है मूवी तो बताना। चलो, शुगर केन बच्चों एक ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, यानी कि आपके ये जो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल जोन है वहां पर भी शुगर केन उगती है। ठीक है, तो दैट इज व्हाट ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल मींस। हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट में उगता है, गर्मी चाहिए, ह्यूमिडिटी भी चाहिए, हल्की सी मॉइस्चर भी चाहिए हवा में,
साथ ही में 21 से 27 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए, एनुअल रेनफॉल चाहिए 75 टू 100 सेंटीमीटर। तो ये वो सारी क्लाइमेटिक कंडीशन है, कौन सा क्लाइमेट रिक्वायर्ड है शुगर केन को उगने के लिए। साथ ही में इरिगेशन रिक्वायर्ड इन द रीजन्स ऑफ लो रेनफॉल कैन बी ग्रोन ऑन अ वैरायटी ऑफ सॉइल, लेबर फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग। जिन क्षेत्रों में बरसात कम है, बारिश बहुत कम होती है, वहां पर इरिगेशन की जरूरत है, यानी कि वहां पर आपको थोड़ा बहुत इरिगेशन पानी प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल ही बारिश नहीं हो रही। तो ऑब्वियसली साथ ही में बहुत ही अलग अलग मिट्टी जो होती है, अलग अलग प्रकार की बच्चों, वहां पर हमारी शुगर केन उग जाती है। उस सेंस में डिमांडिंग नहीं है, बट हाँ लेबर जो है, मैनुअल लेबर की जरूरत है फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि शुगर केन को कितना टाइम लगता है उगने में, पूरा प्रॉपर उगने में कितना टाइम लगता है। लेट मी नो इन द कमेंट्स। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि शुगर केन क्रॉप को पूरा मैच्योर होने में, उगने में कितना टाइम लगता है। और पूरे टाइम बच्चों इसको मैनुअल लेबर चाहिए, मतलब पूरे टाइम लेबर चाहिए, क्रॉप को सो करने से लेकर हार्वेस्टिंग तक लेबर पूरे टाइम काम पे लगी रहे। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हम शुगर केन के आफ्टर ब्राजील। ब्राजील के बाद हम दूसरे नंबर पे आते हैं। एंड मेन सोर्स है बच्चों शुगर केन, शुगर, गुड़, खंड सारी और मोलासिस का। तो आपकी जो देसी चीनी है, जो चीनी है, जो गुड़ है, जो मोलासिस है, एक लिक्विड पेस्ट बनता है मीठा सा, ठीक है। तो इन सभी का सोर्स है शुगर केन। शुगर केन से ही तो सब बन रहा है। मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, देखो यूपी बिहार तो है ही, उसी के साथ महाराष्ट्र में आजकल बहुत ज्यादा शुगर केन को प्रोड्यूस किया जा रहा है, बिकॉज वहां पे कोऑपरेटिव सेक्टर है, वहां पे इस वजह से शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो यूपी, महाराष्ट्र याद रखो, कर्नाटक याद रखो, बिहार भी याद रख सकते हो, तमिलनाडु भी, मतलब 3-4 आप स्टेट्स याद रख लीजिए, बस दैट इज इट, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं बच्चों हम लोग ऑयल सीड्स पर। ऑयल सीड्स की बात करते हैं। 2018 में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था ग्राउंडनट का इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। मूंगफली के सेंस में हम लोग चाइना के दूसरे नंबर पे आ रहे थे, चाइना नंबर 1 पे। चाइना मूंगफली भी सबसे ज्यादा बना रहा है, कर क्या रहे हैं वो मूंगफली का इतना, लेकिन चाइना प्रोड्यूस कर रहा है बच्चों ग्राउंडनट। इट इज नंबर 1 इन द वर्ल्ड, वी आर एट नंबर 2। इन रेप सीड प्रोडक्शन इंडिया वाज थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर कनाडा एंड चाइना इन 28। और जो रेप सीड होता है, ये वाला जो है रेप सीड प्रोडक्शन में हम लोग कनाडा और चाइना के बाद नंबर 3 पे आ रहे हैं 2018 के डेटा के हिसाब से। मेन ऑयल सीड्स, मतलब जिन सीड से बच्चों तेल निकाला जाता है, तो ऑयल सीड्स जो इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं वो ग्राउंडनट, आपकी मूंगफली है, मस्टर्ड आपकी सरसों है, कोकोनट है, कोकोनट सभी को पता है, नारियल, तिल, सोयाबीन है, कैस्टर सीड्स हैं, उससे कैस्टर ऑयल बनता है, कॉटन सीड्स है, लिन सीड है जो आपका फ्लैक्स सीड होता है, सनफ्लावर सीड्स हैं। मैक्सिमम ये सीड्स एडिबल हैं, मतलब आप इन्हें खा भी सकते हो और इन्हें खाना बनाने के लिए भी आप जो तेल होता है उसे यूज भी कर सकते हो और सीड्स को भी यूज कर सकते हो। हाउएवर कुछ सीड्स को रॉ मटेरियल की तरह सोप, कॉस्मेटिक्स या फिर ऑइंटमेंट्स के लिए भी यूज करा जाता है। उसी के साथ अगर आगे बात करें तो ग्राउंडनट, बच्चों अब कुछ स्पेसिफिक ऑयल सीड्स की बात करते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राउंडनट ही है, और हमारे देश में जो आधे ऑयल सीड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, दे अकाउंट फॉर ग्राउंडनट प्रोडक्शन। मतलब टोटल ऑयल सीड प्रोडक्शन 100% जो हो रही है, उसमें से 50% प्रोडक्शन सिर्फ ग्राउंडनट की हो रही है, बाकी 50% में बाकी सारे ऑयल सीड्स आते होंगे। और ग्राउंडनट एक खारिफ क्रॉप है, खारिफ क्रॉप है ये। हाफ ऑफ मेजर ऑयल सीड प्रोडक्शन जो है सिर्फ ग्राउंडनट की है। गुजरात लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था ग्राउंडनट का, फॉलोड बाय राजस्थान एंड तमिलनाडु इन 2019-20। तो गुजरात, फिर राजस्थान, फिर तमिलनाडु, ये 3 स्टेट्स थे मेजर प्रोड्यूसर्स ग्राउंडनट के। लिनसीड, मस्टर्ड, राबी क्रॉप्स हैं। आपकी जो लिनसीड है और जो मस्टर्ड सीड्स है, सरसों जो है, ये राबी क्रॉप्स हैं बच्चों। एंड सेसमम जो तिल होता है, ये खारिफ क्रॉप है नॉर्थ में, और राबी क्रॉप है साउथ में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तिल जो है बच्चों, तिल नॉर्थ इंडिया में इसको एक खारिफ क्रॉप की तरह उगाते हैं और साउथ इंडिया में इसको एक राबी क्रॉप की तरह उगाया जाता है। कैस्टर सीड्स को राबी खारिफ दोनों की तरह उगा दिया जाता है। वेरी वेरी गुड। तो ये तो ऑयल सीड्स है, और ऑयल सीड्स थोड़ा सा रीड ही कर लो आप, थोड़ा बहुत ग्राउंडनट के बारे में पढ़ लो, दैट इज इट। आगे देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्रॉप इज एक्चुअली वन ऑफ माय फेवरेट्स, नॉट वन ऑफ माय फेवरेट, माय वेरी वेरी फेवरेट, विच इज द टी क्रॉप। बच्चों टी क्रॉप की अगर मैं बात करूं, टी कल्टीवेशन एक प्लांटेशन एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल है, यानी कि इसको एक बहुत बड़े लैंड एरिया पर उगाया जाता है, एक बहुत लार्ज स्केल पर। दैट इज व्हाट टी कल्टीवेशन इज। इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप। अब ये एक बेवरेज क्रॉप है, मतलब इसको खाते नहीं है हम, इसको पीते हैं, ठीक है। एक बेवरेज क्रॉप है जो कि इंडिया में इनिशियली ब्रिटिश द्वारा इंट्रोड्यूस करा गया था।
कमाल की बात है, हमें लगता है कि चाय तो सिर्फ इंडिया वाले ही पीते हैं, चाय से सिर्फ हमारा लेना देना है, बट बच्चों असल में टी का क्रॉप ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस करा था, लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए तो मैक्सिमम टी प्लांटेशंस इंडियन लोग ओन करते हैं। हमें चाय इतनी पसंद आ गई, इतनी पसंद आ गई कि आज की डेट में मैक्सिमम प्लांटेशंस इंडियंस के हाथ में है। टी प्लांट ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में उगता है, डीप फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल में उगता है, रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। तो क्लाइमेट किस तरीके का चाहिए? ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन होना चाहिए, डीप फर्टाइल वेल ड्रेन्ड, अच्छा खासा पानी पड़ा होना चाहिए उस सॉइल पे, बहुत फर्टाइल सॉइल होना चाहिए, ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए जो कि सॉइल को और फर्टाइल बनाते हैं। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए, मतलब काफी फर्टाइल सॉइल होना चाहिए। एंड टी बुशेस को उगने के लिए वार्म, मॉइस्ट, फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए होता है ऑल थ्रू द ईयर। ठीक है, तो टी बुशेस को उगना अगर है, टी बुशेस उगती है ना, तो उनको बहुत गर्म, मॉइस्ट, फ्रॉस्ट फ्री, मॉइस्ट चाहिए, मॉइस्चर चाहिए थोड़ा, लेकिन फ्रॉस्ट फ्री मतलब ठंड नहीं होनी चाहिए, ऐसी जगह पे ही टी क्रॉप उगेगा। तो ऑल थ्रू आउट द ईयर ठंड नहीं होनी चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए। फ्रीक्वेंट शावर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर एंश्योर कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ टेंडर लीव्स। और बहुत प्यारी प्यारी सी पत्तियां जो है टी लीव्स तभी उग पाएंगी जब पूरे साल के दौरान थोड़े 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 इवनली तरीके से बरसात होती रहेगी। उसी के साथ एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, अबंडेंट, चीप और स्किल्ड लेबर की जरूरत है। मतलब कि बच्चों क्योंकि एक प्लांटेशन एग्रीकल्चर का टाइप है तो लेबर इंटेंसिव तो होगा ही, मतलब बहुत सारी लेबर आपको चाहिए। तो अबंडेंट लेबर भी चाहिए, लेकिन सस्ती लेबर भी चाहिए और स्किल्ड लेबर भी चाहिए। हर कोई नहीं काम कर सकता वो चाय पत्ती को तोड़ तोड़ के वो बास्केट में डालने वाला। ठीक है, तो स्किल्स भी आनी चाहिए, चीप भी होनी चाहिए, अबंडेंट भी होनी चाहिए। इस वजह से बहुत सी बाहर से लेबर को बुलाया जाता है टी प्लांटेशंस में काम करने के लिए, मोस्टली द माइग्रेंट्स। ओके, माइग्रेटेड लेबर। टी जो है टी गार्डन के अंदर ही प्रोसेस कर दी जाती है उसकी फ्रेशनेस को रिस्टोर करने के लिए। तो टी लीव्स को चाय पत्ती में कन्वर्ट वहीं पे कर दिया जाता है, टी गार्डन के अंदर ही छोटा सा प्रोसेसिंग यूनिट खोल रखा होता है, वहीं पे कर दिया जाता है ताकि वो फ्रेश रहे। मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, ऑब्वियसली बच्चों ये तो बहुत ही आसान है, आसाम नंबर 1 पे आएगा, दार्जिलिंग जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट के जो पहाड़ हैं वो आएंगे नंबर 2 पे, वेस्ट बंगाल। आप आसाम वेस्ट बंगाल याद रख सकते हो, दार्जिलिंग याद रख सकते हो, तमिलनाडु केरला भी है, उसी के साथ हिमाचल, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र, त्रिपुरा, ये भी टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है। बट मैं यही बोलूंगी कि आप ये जो शुरुआती 3-4 नाम है इन्हें ही याद रखिए। ठीक है, 2018 में इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था चाय का आफ्टर चाइना। ऑल राइट, नेक्स्ट आता है टी के बाद डेफिनेटली कॉफी, विच इज ऑल्सो अ बेवरेज क्रॉप। और हमेशा ऐसा होता है कि कुछ लोग लड़ते रहते हैं, वी आर अ टी पर्सन, कोई कहते हैं नो बट वी आर अ कॉफी पर्सन। आप लोगों को क्या पसंद है? डू यू प्रेफर टी, डू यू प्रेफर कॉफी? लेट मी नो। आई विल प्रेफर टी एट होम, बट इफ आई एम आउटसाइड तो महंगी अगर मेरे को कोई बेवरेज पीनी है तो फिर कॉफी होगी वो चीज़। ठीक है, तो घर में चाय लेकिन बाहर जाके कॉफी। ओके, वो थोड़ा एस्थेटिक मैच करने के लिए। इंडियन कॉफी वर्ल्ड में जानी जाती है अपनी अच्छी क्वालिटी के लिए, और हमारे यहाँ पे बच्चों प्रोड्यूस करी जाती है अरेबिका वैरायटी, जो कि इनिशियली येमेन से लाई गई थी। तो येमेन से इस वैरायटी को इंडिया में इंट्रोड्यूस करा गया था और आज वही वैरायटी इंडिया में उगाई जाती है, अरेबिका वैरायटी ऑफ कॉफी। दिस वैरायटी इज इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये जो वैरायटी है ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज्यादा डिमांड में है, लोगों को बहुत पसंद है। इनिशियली इसका कल्टीवेशन इंट्रोड्यूस हुआ था बाबा बुदान हिल्स में, एंड आज भी इसका कल्टीवेशन उसी एरिया में ही लिमिटेड है, जो कि नीलगिरी है कर्नाटक में, केरला में और तमिलनाडु में। तो यही स्टेट्स है बच्चों जहां पर आज भी कॉफी प्रोडक्शन होती है, और इनिशियली भी बाबा बुदान हिल्स जो वहीं पे ही है, वहीं पे ही इसके कल्टीवेशन को इंट्रोड्यूस करा गया था। तो यहाँ पर ना आपको क्या याद रखना है, 3 चीजें याद रखनी है बस, कि अरेबिका वैरायटी कॉफी की प्रोड्यूस करी जाती है इंडिया में, जो कि येमेन से इंट्रोड्यूस करी गई थी। उसके बाद हमको याद रखना है कि इसकी प्रोडक्शन जो है बाबा बुदान हिल्स में इंट्रोड्यूस करी गई थी। एंड थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है कि कहां पर प्रोडक्शन होती है, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु। ओके, दैट इज इट फॉर कॉफी। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्रॉप। नेक्स्ट क्रॉप है बच्चे हमारे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स वैसे हॉर्टिकल्चर क्रॉप का मतलब ये नहीं होता है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स मींस आर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। 2018 में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था, यहां पर भी भाई सिल्वर मेडल। कहीं तो गोल्ड दो चाइना वालों, सिर्फ दालों में अभी तक गोल्ड मिला है हमें, वहां पर नंबर 1 पे आ रहे थे हम लोग, लेकिन उसके अलावा हर क्रॉप में दूसरे तीसरे नंबर पे आ रहे हैं।
इंडिया जो है बच्चों फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को उगाने के मामले में भी चाइना से थोड़ा पीछे रह गया और हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर रह गए। ट्रॉपिकल टेम्परेट फ्रूट्स जो है इंडिया में उगते हैं, जैसे हर एरिया की एक अपनी स्पेशलिटी होती है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल के अंदर मैंगोज बहुत फेमस हैं। अल्फोंसो जो मैंगो होता है ना। ऑरेंजेस जो है नागपुर, चेरापूंजी के बहुत ज़्यादा फेमस हैं। बनानास केरला के, मिजोरम के, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के। लीची जो है और गुआवा जो है यूपी बिहार के। पाइनएप्पल्स जो है वो मेघालय के। ग्रेप्स जो है वो आंध्र प्रदेश के, तेलंगाना के, महाराष्ट्र के। एप्पल्स, पियर्स, एप्रिकॉट्स ये सारे जो हैं, वॉलनट्स जो हैं ये सारे जम्मू कश्मीर और हिमाचल के। बहुत ज़्यादा डिमांड में है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके ओके ओके, और इसी के बाद आते हैं हमारे नॉन फूड क्रॉप्स। एक एक करके बच्चों इन क्रॉप्स को वेरी वेरी इजी, एक बारी समझ में आ गया तो क्रॉप क्या ही है, मतलब उसके थोड़े बहुत फैक्ट्स हैं, कुछ है, ट्रिक्स लगाओगे तो बहुत इजीली आपको लर्न हो जाएंगे, राइट। ओके चलिए देखते हैं। यहां पर नॉन फूड क्रॉप्स की बात हो रही है। इट इज एन इक्वेटोरियल क्रॉप बट अंडर, सबसे पहले रबर है बच्चों, रबर इज आवर फर्स्ट नॉन फूड क्रॉप। इक्वेटोरियल क्रॉप है, मतलब इक्वेटोरियल रीजन में उगाया जाता है, बट अंडर स्पेशल कंडीशंस। आप इसे ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एरियाज में भी उगा सकते हो। वैसे तो इक्वेटोरियल रीजन में उगता है, लेकिन स्पेशल कंडीशन में ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल इस एरिया में भी उग जाएगा। बहुत ही बढ़िया। अरे ओके, मॉइस्ट ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, ठीक है, काफी ज्यादा मॉइस्चर चाहिए। रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ऊपर, चावल को फेल कर दिया है। 200 सेंटीमीटर से ऊपर बरसात और टेम्परेचर भी 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर इस क्रॉप को चाहिए। एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है बच्चों, तो ऑब्वियसली सारा जो रबर प्रोड्यूस हो रहा है वो इंडस्ट्रीज में जाता है और फिर फर्दर प्रोसेस होता है। मेनली केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, 3 नाम याद रखो, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, साउथ इंडिया के ही नाम है, वहां पर इसको मेनली ग्रो करा जाता है। साथ ही में अंडमान निकोबार भी है, गारो हिल्स मेघालय के भी हैं, यहाँ पे रबर क्रॉप को उगाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा फाइबर क्रॉप्स, यानी कि बच्चों हमारे ऐसे क्रॉप्स जिससे कि फाइबर, कपड़ा बनाया जाता है। कौन कौन से क्रॉप्स हैं ये, तो देखिए, कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क, दीज आर द 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन इंडिया। बच्चों सभी को पता है कॉटन, जूट, हेम्प, तो इससे कपड़ा बनता है, फाइबर बनता है। और सिल्क की अगर बात करें तो देखो, फर्स्ट 3 जो है कॉटन, जूट और हेम्प, इनको तो ग्रो करा जाता है, खेती के थ्रू प्रोड्यूस करा जाता है, बट द लैटर विच इज सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कुकून्स ऑफ द सिल्कवॉर्म्स फेड ऑन ग्रीन लीव्स, स्पेशली मलबेरी। तो बच्चों सिल्क वॉर्म्स की रेयरिंग होती है, जो हमारे सिल्क वॉर्म्स होते हैं, ठीक है, तो ये सिल्क वॉर्म्स क्या करते हैं, इनको फीड कराया जाता है मलबेरी लीव्स पे। ये मलबेरी लीव्स पे फीड करते हैं और एक कुकून फॉर्म करते हैं, ठीक है, कुकून फॉर्म करते हैं और फिर उसी कुकून से ही सिल्क को डिराइव करा जाता है। तो इन्हीं सिल्क वॉर्म्स को जब आप रेयर कर रहे हो, मतलब उनको फीड करा रहे हो मलबेरी लीव्स पर सिल्क प्रोड्यूस करने के लिए, दैट इज नोन एज सेरीकल्चर, इसको बोलते हैं सेरीकल्चर, ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को सेरीकल्चर बोला जाता है। बाकी तीनों को तो आप उगाते हो नॉर्मल खेती के थ्रू। लेट्स टॉक अबाउट द कॉटन क्रॉप। इंडिया ओरिजिनल होम माना जाता है कॉटन प्लांट का, यानी कि ऐसा माना जाता है कि इंडिया में ही ओरिजिनली कॉटन की खेती चालू हुई थी। कॉटन वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल्स फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और बच्चों कॉटन उगता है और कॉटन ही फिर पहुंचाया जाता है इंडस्ट्रीज में, और फिर इंडस्ट्रीज में इसी कॉटन का बना दिया जाता है कपड़ा। बहुत ही बढ़िया। 2017 में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था, यहां पर भी दूसरे नंबर पे हम लोग आ रहे हैं। कॉटन ग्रोज वेल इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ ब्लैक कॉटन, और आपको सभी को पता है बच्चों कि कॉटन कहां पर, कौन से रीजन में उगता है सबसे ज्यादा, हमारे ब्लैक सॉइल रीजन में, जो कि डेक्कन एरिया में है। ये वाला जो हमारा रीजन है ना, दिस पर्टिकुलर एरिया, तो इस डेक्कन रीजन के ब्लैक कॉटन सॉइल रीजन में, ब्लैक सॉइल को ब्लैक कॉटन सॉइल ही बोला जाता है क्योंकि दैट सॉइल इज आइडियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। हाई टेम्परेचर चाहिए, लाइट रेनफॉल चाहिए, 210, बड़ा स्पेसिफिक, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, मतलब 210 दिन चाहिए बिना ठंड के, ब्राइट सनशाइन चाहिए उसकी ग्रोथ के लिए। उसी के साथ ये खारिफ क्रॉप है, 6 से 8 महीने इसको पूरे तरीके से मैच्योर होने में लगते हैं। मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं बच्चों, वही वाला पूरा एरिया, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु, ये सब देखो एक्स्ट्रा नाम है, आपको वही 3-4 जो स्टार्टिंग वाली जगहें हैं वो याद रखने हैं बस। ओके, नेक्स्ट है हमारा जूट। जूट इज ऑल्सो अ फाइबर क्रॉप, इट इज नोन एज द गोल्डन फाइबर। अब इसको गोल्डन फाइबर क्यों बोला जाता है, क्यों, बाकी सब बेकार है, यही गोल्डन फाइबर है बच्चों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसको गोल्डन फाइबर इसलिए बोला जाता है ड्यू टू इट्स कलर, बिकॉज इट इज अ लिटिल गोल्डन इन कलर, ऐसे बिल्कुल गोल्डन गोल्डन सा लग रहा है, वो जो लोग लड़कियां ऐसे बाल नहीं करा लेती हैं गोल्डन, है ना, वैसा लग रहा है। तो ये एक गोल्डन
फाइबर के नाम से जाना जाता है। और जूट जो है बच्चों काफी ज्यादा पानी वाला जो इलाका है वहां उगेगा। वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल, पानी पड़ा हुआ है, फर्टाइल सॉइल है। फ्लड प्लेन्स में जहां सॉइल हर साल रेन्यू हो रहा है। फ्लड प्लेन्स पता है ना आपको कि जैसे नदी नॉर्मल इस तरीके से चलती है, पर जब नदी का बहाव बढ़ता है तो नदी एक्सपैंड होकर यहां तक आ जाती है और इसे पूरे एरिया में नदी जो है बहुत सारे सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर देती है। फिर जब बाढ़ खत्म हो गई तो नदी तो उधर अपने वापस रास्ते पे चली गई, लेकिन ये जो नए नए सेडिमेंट्स डिपॉजिट करें और जो हर साल फ्लड प्लेन्स में रेन्यू होता रहता है सॉइल, उस सॉइल में जूट को उगाया जाता है। हाई टेम्परेचर चाहिए होता है ग्रोथ के टाइम पर। बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा, मेघालय मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। सबसे ज्यादा तो बंगाल में होती है जूट की खेती। गनी बैग्स बनते हैं इससे बच्चों, बड़े बड़े जो बोरे थे जिससे बचपन में आप लोग सैक रेस खेलते थे, वो गनी बैग्स हैं। जैसे किराने की दुकान पे जाते हो वहां पर बड़े बड़े बोरों में पड़े होते हैं ना चावल और आटा वाटा, तो वो गनी बैग्स, ठीक है। मैट्स बनते हैं इससे। रोप्स बनती हैं, ठीक है, रोप खींचते हो तो वो भी बनती है रोप। यान यानी कि धागा भी बनता है। कार्पेट्स भी बनते हैं इससे और दूसरे आर्टिफैक्ट्स भी बनते हैं। बट क्योंकि जूट की खेती में बहुत ज्यादा पैसा लग जाता है, इस वजह से बच्चों जूट बहुत महंगा बिकता है और लोग उसे ज्यादा खरीदना पसंद नहीं करते हैं और उसकी जगह पर सिंथेटिक फाइबर्स को खरीद लेते हैं, ठीक है। तो ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट वो अपनी मार्केट खोता जा रहा है सिंथेटिक फाइबर्स को, पर्टिकुलरली द नायलन। नायलन की वजह से अपनी मार्केट खोता चला जा रहा है हमारा जूट। समझ रहे हो कि नहीं? चलो अभी नेक्स्ट बात आती है बच्चों, यहां पर हमारे सारे के सारे क्रॉप्स हो जाते हैं फिनिश और अभी जो है बात आ गई है रिफॉर्म्स की, यानी कि कौन कौन से बदलाव हमको लेकर आने हैं। कहां पर बदलाव? एग्रीकल्चर में बदलाव। अब सवाल ये उठता है कि मैम बदलाव क्यों लेकर आने हैं? वाई डू वी नीड रिफॉर्म्स? क्यों चाहिए हमको रिफॉर्म्स? हाँ, बिना रिफॉर्म्स के काम नहीं चल रहा। तो देखिए, sustained use of land without compatible techno-institutional changes have hindered the pace of agricultural development. क्योंकि आप जमीन का इस्तेमाल करते रहे और आपने कोई ऐसा मेजर नहीं लिया जिससे कि आप उसकी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कर सको, तो उससे क्या हुआ है, बिना टेक्निकल या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को लाए आप जमीन का इस्तेमाल करते रहे, जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट नहीं हो पाई और उस जमीन की प्रोडक्टिविटी गिरती रही और ना तो आप अपने लिए कमा पा रहे हो, ना ही देश के लिए आप कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो। तो इससे ना बहुत सारा डेंजर आता है। फूड सिक्योरिटी पे खतरा बनता है, देश की जीडीपी पे खतरा बनता है, आपकी खुद की इनकम पे खतरा बनता है। इसलिए हमें जो है बच्चों रिफॉर्म्स की जरूरत है, बिकॉज अ लार्ज पार्ट ऑफ आवर population is still dependent on agriculture. Most of the farmers in large parts of the country still depend upon monsoon natural fertility. आज भी बहुत से लोग मॉनसून या सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी पे निर्भर है कि भाई बरसात आएगी या जो है नेचुरल फर्टिलिटी होगी तब तो जाकर खेती हो पाएगी, पर ऐसा नहीं है। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स लाइवलीहुड टू मोर देन 60% एंड इस वजह से एग्रीकल्चर को ठीक करना हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए बच्चों हम लोग बहुत से इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जो है, हम लोग नहीं मतलब सरकार लेकर आई थी। फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स का बहुत बड़ा फोकस था लैंड रिफॉर्म को लेकर आना। लैंड रिफॉर्म जानते हो आप लोग? लैंड रिफॉर्म के थ्रू ना लैंड सीलिंग लगा दी गई थी। लैंड सीलिंग का मतलब था कि लिमिट कर दिया गया था लिमिटेड द अमाउंट ऑफ लैंड दैट वन कुड ओन। मतलब पहले क्या होता था कि एक बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेटिव सोसाइटी थी जहां पर कुछ लोगों के पास सारे रिसोर्सेज थे और कुछ लोग बिल्कुल ही गरीब थे। मतलब कुछ ही लोगों के पास सारी जमीनें होती थी, जो जमींदार थे और बड़े बड़े जो लोग थे, तो इन लोगों के पास सारी जमीनें थी, जिस वजह से बच्चों फर्स्ट 5 ईयर प्लान के थ्रू लैंड सीलिंग को लाया जाता है, जहां पे लिमिट कर दिया जाता है कि एक इंसान के पास कितनी जमीन रह सकती है, ताकि इस इनइक्वालिटी से छुटकारा पाया जा सके। तो लिमिट कर दिया गया कि सपोज कि 5 एकड़ की जमीन ही रह सकती है एक इंसान के पास, तो जो एक्स्ट्रा जमीन है वो आपको गिव अप करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से लैंड सीलिंग को लाया गया। साथ ही में कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, कोऑपरेशन, ये तीनों चीजें का यही मतलब है कि फार्मर्स जो है वो कलेक्टिवली बड़े बड़े फार्मलैंड्स पे मिलकर खेती करें ताकि ज्यादा प्रॉफिट आए और वो प्रॉफिट सब में बटे बराबर तरीके से, सबके लेबर एफर्ट के हिसाब से। तो वही कलेक्टिवाइजेशन वाली चीज, कंसोलिडेट कर दिया, लैंड होल्डिंग्स को मिला दिया, जोड़ दिया, फार्मर्स मिलकर
इकट्ठे जो है वहां खेती कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सारी चीजें लाई गई। अबॉलिशन ऑफ जमींदारी, वही जो जमींदारी सिस्टम था, जमींदार जो है सारा लैंड ओन करके रखते थे, उसको हटाया गया, लैंड सीलिंग लाई गई। तो ये सारी चीजें लाई जाती हैं बच्चों। उसी के साथ हम लोग देखते हैं कि 1960s और 70s के अंदर हमारी जो गवर्नमेंट है वो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स लेकर आती है इंडियन एग्रीकल्चर में, जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन एंड व्हाइट रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया था खेती बाड़ी बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, जिसको हिंदी में हरित क्रांति भी बोला जाता है। और व्हाइट रेवोल्यूशन लाया गया था डेयरी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, जिसको ऑपरेशन फ्लड भी बोला जाता है। अब हुआ क्या, ग्रीन रेवोल्यूशन ले तो आए। ग्रीन रेवोल्यूशन का ये मतलब था कि HYV सीड्स आ गए, फर्टिलाइजर्स आ गए, पेस्टिसाइड्स आ गए, तो फार्मर को ही बोला गया कि आप HYV सीड यूज करो, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड यूज करो। और पहले अगर आपकी 2 ग्रेन्स आ रही हैं, 3 ग्रेन्स आ रही हैं, तो अब जो है उसके मुकाबले आपकी बहुत सारी ग्रेन्स आएंगी क्रॉप में, और आपकी जो यील्ड है वो बढ़ जाएगी, उपज जो है वो बढ़ जाएगी। तो बच्चों ग्रीन रेवोल्यूशन से बहुत लोगों का फायदा हुआ। जिन्होंने HYV सीड्स यूज करे उनको उसके साथ साथ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, बहुत सारी चीजें खरीद के यूज करनी पड़ती थी, और उनको फायदा भी हुआ, उनकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी बढ़ी। बट दिक्कत ये थी कि इट्स इम्पैक्ट वाज वेरी वेरी लिमिटेड। ग्रीन रेवोल्यूशन का जो प्रभाव पड़ा ना वो बहुत ज्यादा लिमिटेड था, बिकॉज ओनली द प्रॉस्पेरस फार्मर्स या फिर द रिच फार्मर्स वर एबल टू यूज इट। सिर्फ जो अमीर किसान था वही उसका फायदा उठा पाया। उसने तो HYV सीड्स खरीद लिए, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड खरीद लिया, बहुत खेती कर ली, पैसा कमा लिया, बट जो हमारा गरीब किसान था उसका क्या, उसका कुछ नहीं हो पाया। इस वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन का जो इम्पैक्ट था वो काफी लिमिटेड था, ओनली टू द एरियाज जहां पे प्रॉस्पेरस फार्मर्स रहते थे, जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी तक। बाकी एरियाज के फार्मर्स उससे इतना बेनिफिट कर नहीं पाए। ठीक है, तो यहाँ पर इस बात को याद रखिएगा कि पहले सरकार इनिशियली बहुत सारे रिफॉर्म्स लाती है, उसके बाद 60s 70s में भी बहुत सारे एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स को लाती है, ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन लाती है, बट ये उतने सक्सेसफुल नहीं होते बिकॉज इसका इम्पैक्ट काफी लिमिटेड रहता है, प्रभाव जो है वो कुछ ही लोगों तक सीमित रहता है, हर कोई उसका फायदा नहीं उठा पाता। इस वजह से इस सिनेरियो में जरूरत थी ऐसे रिफॉर्म्स लाने की जिससे सब बेनिफिट कर सके, कुछ ही लोग नहीं, सबको बेनिफिट करवाना है। अब मैं जब आपको पढ़ाने आती हूँ मैं ये थोड़ी सोचती हूँ कि मेरी क्लास से सिर्फ 2 बच्चे जो क्लास देख रहे हैं उन्हीं के 100 मार्क्स आए। मैं चाहती हूँ कि जितने लोग क्लास देख रहे हैं सभी के 100 मार्क्स आए, सभी के बहुत अच्छे नंबर है कि नहीं? ठीक है, तो वही कोशिश थी। इसलिए बच्चों अब जो है रिफॉर्म्स लाए जाते हैं 1980s और 90s में, 80s और 90s के दशक में रिफॉर्म्स को लाया जाता है। कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम गवर्नमेंट द्वारा इनिशिएट यानी कि लागू करा जाता है, जहां पर इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल दोनों ही टाइप के रिफॉर्म्स थे। अब इस पे बनता है बहुत ही बढ़िया सवाल कि व्हाट वर द इंस्टीट्यूशनल एंड द टेक्निकल रिफॉर्म्स दैट वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट इन द 1980s एंड द 1990s। टाइम याद रखना है, 80s और 90s में लाए गए थे। क्या क्या थे वो रिफॉर्म्स, चलिए देखते हैं, एक एक करके देखेंगे। नंबर 1, क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, फायर एंड डिसीज। बच्चों सबसे पहली चीज जो यहाँ पे बहुत अच्छी हो गई वो ये थी कि जब भी आपको पता है कि कोई किसान खेती कर रहा है तो वो काफी अनसर्टेन कंडीशंस में खेती कर रहा है, मतलब खेती तो कर रहा है लेकिन उस खेती पे खतरा बहुत है कि कल को हो सकता है कि उसकी फसल को आग लग जाए, बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, साइक्लोन आ जाए, कुछ भी हो सकता है और पूरी की पूरी फसल पे पानी फिर सकता है, पूरी की पूरी फसल खराब हो सकती है। इसलिए ऐसी स्थितियों से बचने के लिए क्रॉप इंश्योरेंस को इंट्रोड्यूस करा गया, जहां पर आपको इंश्योरेंस मिल रही है। जैसे आपको फोन पे इंश्योरेंस मिलती है ना कि आपका ये फोन है, इसको हमने इंश्योरेंस दिया है कि अगर ये टूट भी जाएगा तो हम इसे रिप्लेस कर देंगे, ये वो करके। तो इस तरीके से अगर एक किसान का बहुत पैसा लगा है और बहुत मेहनत का पैसा लगा है उस फसल पे, और अगर ऐसी कोई नेचुरल कैलामिटी आती है जिससे वो क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो थोड़ा जो अमाउंट है उसका वो उसे रिफंड हो जाएगा। तो उस तरीके की इंश्योरेंस लाई गई ताकि किसान जो है बिल्कुल ऐसे कर्जे में ना डूब जाए, वो उतनी बुरी स्थिति में एस्केलेट ना करे। तो क्रॉप इंश्योरेंस की फैसिलिटी लाई गई। दूसरी चीज, ग्रामीण बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, बैंक्स, इन सब चीजों को प्रोवाइड करा गया ताकि जो फार्मर है वो लोन फैसिलिटीज अवेल कर सके एट अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम जो किसान झेलते हैं वो ये होता है कि बैंक्स नहीं होते हर जगह रूरल एरियाज में, और जहाँ पे होते भी हैं वहाँ से वो लोन नहीं ले पाते, बिकॉज बैंक से लोन लेने के लिए आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, गिरवी रखने को कुछ होने चाहिए, जो एक गरीब इंसान के पास होता नहीं है। इस वजह से बच्चों किसान को कहीं ना कहीं इनफॉर्मल सेक्टर यानी कि जो हमारे मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स हैं, इनसे लोन लेना पड़ता है, और ये लोग एक बहुत ज्यादा ब्याज लगा देते हैं लोन पर। तो फार्मर के लिए पहली बात तो लोन को चुकता करना ही मुश्किल है, ऊपर से इतना ज्यादा जो ब्याज है उसको वो किसान कैसे देगा जो ऑलरेडी गरीब है।
इस वजह से ग्रामीण बैंक्स, कोऑपरेटिव्स वगैरह को इंट्रोड्यूस करा गया, एस्टैब्लिश करा गया ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, ताकि जो किसान है वो भी एक लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन ले सकें और उन पे वो बर्डन और वो कर्जा ना आए। ठीक है, तो वो वाली चीज इंश्योर करेगी। थर्ड चीज किसान क्रेडिट कार्ड, और फोर्थ चीज यहाँ पे दोनों ही सिमिलर है, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। ये वही स्कीम्स है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करने की। साथ ही में फिफ्थ पॉइंट यहाँ पर आप लिखेंगे, स्पेशल वेदर बुलेटिन, एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स भी इंट्रोड्यूस करे गए थे और रेडियो पे, टेलीविजन पे, ताकि फार्मर्स को पता चल जाए कि वेदर कंडीशंस कैसे रहने वाली हैं जब वो खेती करें, क्रॉप्स के लिए सही है कि नहीं है, तो वो सारी न्यूज़ उनको पहले से मिल जाए। एंड अलॉन्ग विद दैट बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ विच इज़ द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक बहुत अच्छा इंसेंटिव है जो कि फार्मर्स को दिया जाता है बिफोर दे स्टार्ट द प्रोडक्शन। तो पहले ही प्रोडक्शन करने से पहले सरकार जो है वो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस इंट्रोड्यूस करती है, जहां पर वो ये गारंटी देती है कि सपोज एक प्राइस फिक्स कर देते हैं कि 50 रुपए में 1 किलो चावल, ठीक है, चावल गेहूं के लिए फिक्स करते हैं कि 50 रुपए 60 रुपए में 1 किलो चावल गेहूं हम आपसे खरीद लेंगे। तो इससे क्या होता है, किसान को एक उम्मीद मिलती है, एक मोटिवेशन मिलती है कि वो ज्यादा से ज्यादा खेती करे, बिकॉज उसको एक गारंटी है कि मैं जो फसल उगाऊंगा वो सरकार मेरे से एक रीजनेबल प्राइस पे तो खरीद ही लेगी, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस उन्होंने इंट्रोड्यूस करा है। ठीक है, तो किसान इससे ज्यादा खेती करने के लिए मोटिवेट होता है कि आपको पता है कि एटलीस्ट ये सामान बिक जाएगा, वो भी एक अच्छे रेट पे बिक जाएगा, सरकार खरीद लेगी। ओके, तो एमएसपी भी इंट्रोड्यूस करती है सरकार किसानों की मदद करने के लिए। तो ये सारी चीजें करी जाती हैं बच्चों, टेक्निकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाए गए, मदद करी गई किसानों की उनकी प्रोडक्टिविटी को और भी ज्यादा इंक्रीज करने के लिए। वेरी वेरी गुड। नाउ let's move on to the next thing which is the last thing from this chapter, भूदान ग्रामदान मूवमेंट। बच्चे भूदान का मतलब होता है जमीन का दान, ग्रामदान का मतलब होता है गांव का दान। अब गांव का और जमीन का दान किसने दे दिया, चलिए देखते हैं। महात्मा गांधी declared विनोबा भावे as a spiritual hire. He also participated in सत्याग्रह as one of the foremost सत्याग्रहीज। तो महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को अपना स्पिरिचुअल हायर बनाया था। यानी कि हायर क्या होता है, जो आपकी, जो एक तरीके से जैसे मेरा हायर मैं बोल रही हूँ कि मेरी प्रॉपर्टी मैंने किसी को दे दी है, तो वो एक आपके प्रॉपर्टी का हायर हो गया। लेकिन स्पिरिचुअल हायर क्या है कि मेरी जो स्पिरिचुअल टीचिंग्स है, जो मेरी वैल्यूज मैंने बताई हैं, उसको कोई कैरी आउट करेगा आफ्टर आई डाई। ठीक है, तो गांधी जी के बाद मतलब उनकी स्पिरिचुअल टीचिंग्स को कौन कैरी आउट करेगा, उसकी जिम्मेदारी उन्होंने विनोबा भावे को दी, जो कि सत्याग्रह में भी काफी आगे जो है सपोर्ट कर रहे थे गांधी जी को, बहुत बड़े उनके सपोर्टर थे। चलिए, अब विनोबा भावे जो है वो एक तरीके से गांधी जी का कंसेप्ट ग्राम स्वराज का जो था कि गांव में भी आजादी होनी चाहिए, गांव के लेवल तक आजादी होनी चाहिए, उसको एडवोकेट करते थे। विनोबा भावे ने पदयात्रा चालू करी गांधी जी के जाने के बाद में, एंड गांधी जी का मैसेज जो है वो पूरी कंट्री में फैलाने लग गए थे। ठीक है बच्चों, हम लोग देखते हैं वंस एक बारी वो एक लेक्चर दे रहे थे पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश में, और यहाँ पर सम पुअर लैंडलेस विलेजर्स डिमांडेड सम लैंड फॉर देयर इकोनॉमिक वेलबींग। ही कुड नॉट प्रॉमिस इट टू देम इमीडिएटली बट assured them that he'll talk to the government and regarding the provision of land if they undertook cooperative farming। तो एक बारी ना वो पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश में वही लेक्चर दे रहे थे, गांधी जी की टीचिंग्स को फैला रहे थे, एंड उसी समय पर क्या होता है कि वहां पर कुछ लैंडलेस लोग उठते हैं जिनके पास जमीनें नहीं होती हैं, और वो उनसे मांग करते हैं कि आप हमें प्लीज जमीन दे दो। अब विनोबा भावे उनको जमीन तो प्रॉमिस नहीं कर सकते, पर वो बोलते हैं कि ठीक है, मैं आपकी ये जो बात है ये सरकार तक पहुंचाऊंगा और शायद हम आपको जमीन प्रोवाइड करें इफ यू आर रेडी टू टेक अप कोऑपरेटिव फार्मिंग, कि अगर आप एक बहुत बड़े पीस ऑफ लैंड में सब मिलकर फार्मिंग प्रैक्टिस करो तो हो सकता है कि मैं आपको जमीन दिलवाने की कोशिश करूं। बट इमीडिएटली वहां पर क्या होता है, सडनली उसी मीटिंग में श्री रामचंद्र रेड्डी खड़े होते हैं और उनके पास जो 80 एकड़ जमीन की होती है वो बोलते हैं कि इस 80 एकड़ जमीन को 80 लोगों में बांट दो, मतलब हर 80 लोगों के बीच में 1-1 एकड़ बांट दो। ठीक है, तो ये होता है बच्चों भूदान, यानी कि यहाँ पर श्री रामचंद्र रेड्डी ने भू यानी कि हमारे भू मतलब भूत नहीं बच्चों, भू मतलब जमीन का दान कर दिया। वहीं पर लेटर जब ये ट्रैवल कर रहे थे, इन्होंने अपने आइडियाज ऑल ओवर इंडिया फैलाए। कुछ जमींदार जो हैं, ओनर्स बहुत से, जिनके पास बहुत से गांव थे, अपने पास गांव के गांव थे उनके अंडर, उन्होंने उन गांव को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटेड सम विलेजेस अमंग द लैंडलेस। बहुत सारे जमींदार जिनके पास गांव थे, उन्होंने बच्चों अपने गांव को लैंडलेस लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसी को ही ग्रामदान बोला जाता है, जिसमें गांव का दान दिया गया। अब आप लोग सोच रहे कि कितने भले लोग हैं जिन्होंने जमीन का दान दे दिया, गांव का दान दे दिया, वाओ, सच नाइस पीपल, सच हम्बल पीपल। बट ये सब क्यों हो रहा था? इस समय पर लैंड सीलिंग की पॉलिसी लगने वाली थी, लैंड रिफॉर्म सरकार लाने वाली थी, जिसके बाद ऑलरेडी जो इनके पास जमीनें थी वो छिन जाने वाली थी। ठीक है, क्योंकि उसमें लिमिट कर दिया था कि आप सिर्फ इतनी जमीन रख सकते हो, तो बाकी की जमीनें छिन जानी थी।
इस वजह से बच्चों इन लोगों ने चालाकी ये दिखाई कि इन्होंने गिव अप कर दी वो जमीनें, वो गांव। इन्होंने सोचा कि देखो हम कुछ भला भी कर देंगे, लोगों का भला भी हो जाएगा और उसी के साथ में हमें जो है क्रिटिसिज्म भी नहीं झेलना पड़ेगा, हमारी तारीफें भी हो जाएंगी, गुणगान भी गा देंगे लोग और हम अच्छे भी दिखेंगे। और उसी के साथ जमीन तो जानी है, जमीन तो छीनी जानी है, सरकार ले ही लेगी। हाउएवर मेनी लैंड ओनर्स चोज टू प्रोवाइड सम पार्ट ऑफ देयर लैंड टू द पुअर ड्यू टू द फियर, क्योंकि इन सबको डर था लैंड सीलिंग का। एंड तभी इन्होंने अपनी वो जमीनें गिव अप कर दी कि चलो अभी गिव अप ही कर देते हैं, कल को तो छीन ही लेंगे, इससे अच्छा है हमारा थोड़ा नाम हो जाएगा, ठीक है, हम अच्छे लोगों की तरह दिखेंगे लोगों को। तो ये जो भूदान ग्रामदान मूवमेंट है ये विनोबा भावे द्वारा चालू करी गई थी और इसको एक ब्लडलेस रेवोल्यूशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि बच्चों यहाँ पर कोई खून खराबा नहीं हुआ है और इसी के साथ एक क्रांति भी आई है क्योंकि बहुत से लोग जिनके पास जमीनें नहीं थी उनको इसके थ्रू जमीनें मिली हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हो जाता है हमारा चैप्टर कंप्लीट एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर। आई होप कि सभी को ये क्लास बहुत पसंद आई होगी, चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। आई विल सी यू गाइस, दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। टेक केयर एंड बाय बाय। बाय गाइस।